चलो हाँ, कितना सही है नहीं लिखो, अच्छा नीचे लिखो, ठीक है। अच्छा इसमें 4 और सही लिखे हो, चलो ठीक है, मैं एक बार और देख लूंगा। चलिए भाई चेक करने भी सही गलत नहीं आ रहा है क्या, इस तरीके का कांड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कभी मिस्टेक हो जाता है। मतलब अगर फाइल मिल जाए आईएएस बनने के बाद और उसको गो थ्रू करना हो तब तो हो गया फिर काम। मैं देखा था वहां पे चेक कर रहे हैं, उसके बाद पैसा 2 रुपये कम हो रहा है ऊपर नीचे, उसके चलते साइन नहीं कर रहे हैं डीएम साहब। क्यों, फिर जब देख रहे हैं तो उनको सही लग रहा है, ये जब गिन रहा है तो 2 रुपया कम लग रहा है, साइन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का माहौल के लिए भाई कभी कभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिमाग में नहीं रखिएगा। तो चलिए टेस्ट वाला मामला खत्म करते हैं, चूंकि अभी दिमाग में इसलिए मैंने पहले कर दिया। हाँ जमा करा दो मेरे को, उसके बाद आप लोग ले लेना। नहीं जमा मत कराओ, सब अपना अपना इसका फोटो खींचो जल्दी से, पहले क्विक उसके बाद खींचूंगा। अपना अपना सब इसका फोटो खींचो, तो पहले सही गलत मैं देख लूंगा जिनका भी है, पहले भी फोटो खींचिए जल्दी, फटाफट फोटो खींच के मेरे को भेजिए, पर्सनली भेजिए, ताकि भैया आपका जो है, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी आप पर्सनली भेज दीजिए जल्दी से। क्या ही फर्क पड़ता है आपस में, आप आपस में लड़ाई है नहीं, लाखों लोगों से लड़ाई है, गांव वाले से, घर से, सबसे लड़ाई है। ये आपस में क्या चंदे मंदे लोगों से लड़ाई होगा, कुछ 100 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। और कितना अच्छा बात है कि ओपन रही हमेशा सबके साथ, तभी काम होगा। लड़ाई अकेले नहीं है, लड़ाई लाखों लोगों के साथ है प्रभु। और गांव में जो है और भी लोगों से लड़ना है, बहुत लोगों से लड़ना है, इसीलिए 2-3 लोगों का छोटी छोटी बात दिमाग पर लगाइए मत। चलिए जल्दी से फोटो पहले भेजिए मेरे को फटाफट, सभी लोग अपना अपना फोटो पर्सनल जो उस वाले नंबर पे भेज दीजिए धाए धाए, ताकि मेरे पास रहे। जो भेज चुके हैं उनका मेरे पास है, लेकिन सही चेक किया हुआ वो उसके बाद भेजिए कि मार्क्स के साथ जो आया वो। जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, ऑलरेडी 10:59 हो गया, 1 मिनट खत्म करेंगे, 11 बज जाएगा। 1 मिनट में फोटो क्विक भेज दीजिए, उसके बाद मोबाइल साइड में रख दीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं एफआरबीएम एक्ट। और एफआरबीएम एक्ट बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत काम का चीज, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना है, आसान हो जाएगा चीज। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, दोनों लोगों से। जो नहीं पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं उतना ही का खाली करके कम से कम काम करिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उसके अलावा आप क्वेश्चन देखते हैं तो कम से कम क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया तो लगते जाएगा आपको कि क्या है नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा कि आप उसको क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूं तो इकोनॉमिक्स का उतना सेक्शन तो बन जाना चाहिए। तो दिमाग में बस ये रखिएगा कि जितना पढ़ा हूं उतना सही हो, वो बहुत मैटर करता है। ये ना हो जाए कि हम जो पढ़े हैं उसको ही नहीं बनाए और जो नहीं पढ़े उस पर दिमाग लगाएं। पहले जो हम पढ़ चुके हैं उस पर दिमाग लगाना है, देन उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ाना है। ऐसा ना हो जाए कि बस काम जो है ऐसे ऐसे चल रहा है और बस सिंपली उसको छोड़ के आसानी से काम जो है निपटा देते हैं। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं पढ़े हैं जितना पढ़े हैं उतना बनाइएगा, बाकी जो लोग पढ़े हैं भैया उनको क्या ही बोलना है। तो मैं नाम लेके बुलाने वाला नहीं हूं, ये नाम लेके बोलूंगा भी नहीं कि किसका कितना आया, कौन टॉप किया कौन नहीं किया, किसका ज्यादा किसका कम। अपने आप का लड़ाई है, अपने आप से समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं। भेज दिए फोटो सब लोग, निवेदन है आपसे साइड रख लें और अभी 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए भूल जाए कि आपको कितना नंबर आया है। दुख सुख जो है वो बाद में प्रकट करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुख सुख होगा। ये एक टेस्ट से आपका लाइफ डिसाइड होने वाला नहीं है, लेकिन इस एक टेस्ट से ये चीज डिसाइड जरूर होगा कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो फोटो भेज दिए सब लोग, जो बोले ना लोग टेस्ट नहीं दिए थे, नेक्स्ट टेस्ट देना, यह ध्यान में रखना। और टेस्ट पूरा देना है, क्योंकि पूरा सेट अगर 25, देखो 25 इसका है और आपका 15 या 17 सी सेट वाले का है। ठीक है, तो ये पूरा टेस्ट देकर एग्जाम देने जाना, जिनको इस बार देने जाना है। हमेशा लैक होता था टेस्ट देना, ये टेस्ट देने वाला लैक नहीं हो। टेस्ट का फायदा देखो बस इतना होता है, मैं बोल रहा हूं ये कंपलसरी नहीं है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? जब आप 20 टेस्ट देते हो ना, ध्यान से समझना, क्या सब सुन पा रहे हो? दिमाग है, जोर से बोलो या सुनो, इतना जोर से बोलो आवाज थोड़ा दूर तक जाए, तब थोड़ा आसान रहेगा काम। मोबाइल साइड में रख दो, फोटो भेज दिए तब साइड में रख दो। ठीक है, जोर से चिल्लाओ पहले, तब उसके बाद आवाज फ्रस्ट्रेशन निकले। ठीक है, और तब फिर आगे बढ़े। फिर पूछ रहा हूं, पढ़ने का मन है या सुनो? सर अब 2 चीज समझना ध्यान से। पहला, सबसे नंबर 1, टेस्ट देने का बेनिफिट सिर्फ ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जब हम उस टेस्ट में 15-20 टेस्ट दिए थे, उसमें जब फंस रहे थे 2 ऑप्शन में,
तो उसमें से एक ऑप्शन हमारा ज्यादा बेहतरीन लग रहा था, ए मार रहे थे तो ये हो रहा था, तो वो आइडिया आपको एग्जाम में काम आता है। पहली बात, पैटर्न बन जाता है। मैं सच बता रहा हूं, 55 टेस्ट देने के बाद आपको ये आइडिया इतना आसानी से लग जाएगा कि जब मैं फंसूंगा तो कहां कौन मारना है एकदम दिमाग में आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्प आएगा जो कि टेस्ट से ही मिल सकता है, ऐसे मिल नहीं सकता है। कभी कभी आपको लगता है कि अपन सब पढ़ चुके हैं, तुर्रम खां वाला फील होता है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऑप्शंस में कंफ्यूजन होने लगता है, और उस समय तुर्रम खान धीरे 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 लगता है कि नहीं रिवीजन करना पड़ेगा, इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से होने वाला नहीं। कुछ बुझा रहा है? तो चलिए, पहले बात 100 क्वेश्चन था आज जो टेस्ट हुआ था, जो 20 तारीख को 21 तारीख को जो भी, उस टेस्ट में आपसे निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और सब कुछ संभाल के रखिएगा और मैच करिएगा। 100 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का था, टोटल 200 मार्क्स का था। अब 200 मार्क्स में अपना टारगेट क्या होना चाहिए, बस उतना ही डिस्कशन करके आगे बढ़ूंगा, बाकी अभी डिस्कशन नेक्स्ट वाले टेस्ट में पूरा करूंगा। समझ में आ रहा है? 200 मार्क्स में से कम आपको टारगेट करके चलना है कि प्रभु 200 में आपको कम से कम 110 तक सोचना है दिमाग में कि मेरे को 110 वाला टारगेट हिट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 110 हिट करना है, उसको अब क्वेश्चन से हटाकर क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन कितना है? 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट करना है कि काम हो जाए, क्योंकि सर अब 100 में आपको टारगेट ये रखना है कि एटलीस्ट कम से कम मिनिमम नहीं भी तो 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन टारगेट करने का अप्रोच रखना पड़ेगा। 80 से 90 टारगेट करिएगा तभी नेगेटिव वेगेटिव सब कट, भाई नेगेटिव ही है तो कट कुट के आप आइएगा लाइन पे। अब कोई सोचेगा नहीं सर हम 60 को मारबे करेंगे ट्राई, अरे जब इतना कम मारोगे तो ऐसा ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो तो काहे के लिए दिक्कत है। अगर 60 में 60 सही हो, इसका प्रोबेबिलिटी इतना आईएएस में नहीं लगाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। इतने मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन के जीन में नहीं है। इस बात की भी पूरी गारंटी है जो पिछले साल आईएएस निकाला था ना, उसको भी अभी प्रीलिम्स में बैठाया जाएगा तो उसका भी नहीं सही होगा। समझ में आ रहा है? तो आईएएस के एग्जाम में ये कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी बोले कि 60 मरले बानी या 60 जो है ना मिला दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो कितना क्वेश्चन मारना है? 80 से 90 के बीच में हिट मारना है, बात खत्म। उसमें 80 से 90 मारिएगा तो आप कट ऑफ के आराम से करीब रहिएगा, आसान रहेगा। इसके अलावा भी हम डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे। तो 200 में जिस किसी का भी 100 प्लस नंबर 110 तक आ गया या 90 प्लस भी नंबर आ गया, क्योंकि कभी कभी ऊपर जाता है, तो आप सेफ जोन में हैं। मेंस के लिए आप अपना दिमाग में लगाते रहिए। जब ये 15-20 टेस्ट के बाद आपको कम से कम 120-140 आता जाए तो समझ लेना कि आपका प्रीलिम्स आपके कब्जे में है। समझ में आ रहा है? और ये टेस्ट देने के बाद अनुभव हो जाएगा आपको। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, मॉक टेस्ट के अलावा जो सीसेट वाला भी दोगे वहां पे भी एकदम कंफर्ट हो जाना भाई। अगर 120 सोचोगे ना तभी 90 तक आएगा। और ये जो टेस्ट मैं ले रहा हूं, ये टेस्ट समझना ऑल इंडिया बेसिस पे है, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे टफ है ये, मैं पहले बता देता हूं। टेस्ट सीरीज हमेशा टफ जानबूझ के बनाया जाता है भाई। आदत अगर 20 सीढ़ी का हो जाए है ना, तो 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आदतें रहेगा 10 होगा तो 5वां पे जाके लिबलिब आ जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके करना है। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा 200 नंबर का है, आपको टारगेट हमेशा हर टेस्ट में करना है कि मेरा कम से कम 80 से 90 में पूरा हिट करूं। 80 से 90 हिट करने के बाद अगर 100 हो रहा है तो मेरे से क्यों पूछना है? जब आ रहा है तो कह ले सर जी बोले हैं 80 को बनाना, अरे आ रहा है मारो, बात खत्म है। भगवान करे 100 में 100 आ जाए, मैं तो एकदम ऐसा ही मस्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो, कुछ लोग होते नहीं, सर जी बोले हैं सर जी कि बस 80 से 90 ही मारना है, हमको 10 को आ रहा है एकदम कंथस्ट, फिर भी नहीं मारेंगे। ये वाला तो कांड कोई नहीं करने वाला है। चलिए, तो सर आपसे निवेदन है, नेक्स्ट टेस्ट कितना तारीख बोला हूं? 28 तारीख को नेक्स्ट टेस्ट होगा। और 28 तारीख के टेस्ट में आपसे निवेदन है कि कम से कम थोड़ा ज्यादा पढ़ के ये जो पहले वाले टेस्ट में पढ़े थे, हर बार ज्यादा रिवीजन करके ये क्लियर है। 28 के बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट का डेट बताऊंगा। उसके बाद जो टेस्ट अभी हुआ है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आराम से उस टेस्ट को बारीकी से करिएगा। टाइम मिलेगा एक दिन, उस पर नहीं हुआ तो पूरा उसमें आप डिस्कशन करेंगे, तो हम उसमें टाइम आपको, चूंकि एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है बहुत अच्छे से दिया हुआ है क्लियर कट, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो बीच में क्लास के 15-20 मिनट वो पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? हर टेस्ट के बाद अपना आंसर सही रखिएगा, नहीं तो पता चले कि टेस्ट, फिर बोल रहा हूं, टेस्ट का फायदा तभी होगा जब गलत किए थे सही करके दिमाग में आ गया। अब गलत किए, कुछ पता ही नहीं चला उसके बाद सही कौन सा था क्या था, तो फिर क्या ही फायदा है टेस्ट का। क्लियर है? चलिए, तो 28 के लिए लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपने कॉपी में एफआरबीएम, ये हेडिंग जरूर डालिएगा एफआरबीएम, क्योंकि एफआरबीएम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये आप हेडिंग डालिए। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रहे तो उचित है, याद रहना चाहिए। ठीक है जी।
FRBM। ठीक है, चलिए तो कहानी शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहला जो है इसका फुल फॉर्म्स आपको दिमाग में बैठा लेना है, आसान रहेगा क्योंकि इसमें खूब सारे फुल फॉर्म्स जो है अलग अलग घुमाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से घुमाए जाते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट क्या हो जाएगा कि जब हम FRBM पढ़ रहे हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो आपको 2003 वाला पार्ट भी दिमाग में रहे तो बेहतर रहेगा। क्लियर है, फुल फॉर्म याद रहेगा। अब हम थोड़ा सा इसके आगे करते हैं। सुन पा रहे हो? अरे जोर से बोलो ना भैया, टेस्ट भूल जाओ, दिमाग में ही रखो। अबे लटकी, मैंने को फिजिकल डेफिसिट का चर्चा किया था, प्राइमरी डेफिसिट की भी बात मैंने करी थी, मैंने इफेक्टिव डेफिसिट की बात बोली थी कि वो जरूरी है नहीं, मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए थे, वो सारे फॉर्मूलाज रख लीजिएगा, क्वेश्चन उसी पे आते हैं, आसान आसान आते हैं। तो पहला FRBM क्यों बनाया गया, नाम में समझो, नाम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो जो भी पैसा जो हमारे कर्ज में जाने वाला है या वित्तीय घाटा होगा उसको मैनेज कैसे करें कि हम फिर प्रॉफिट में आए और हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़िया हो, इसके लिए एक्ट बनाया गया, जिसके तहत बहुत सारे कुछ रिकमेंडेशन दिए गए, जिसमें पहला रिकमेंडेशन है, पहला चीज दिमाग रखिएगा, FRBM लिखिएगा, सबसे पहला इसमें दो चीजें ओरिजिनली, पहला पॉइंट पढ़िएगा, इट रिक्वायर्ड यूनियन एंड स्टेट्स टू कंट्रोल देयर डेफिसिट विद फॉलोइंग टारगेट। ध्यान से समझिए, इस FRBM एक्ट के तहत कुछ टारगेट दिया गया और उस टारगेट में दोनों को दिया गया, केंद्र को भी और राज्य को भी। पहला टारगेट, टारगेट नंबर 1, यूनियन के लिए टारगेट है कि जितना भी GDP होगा उसका 3%, मतलब 3% ऑफ GDP जो है उतना ही रखना है यूनियन के लिए, जो फिजिकल डेफिसिट वाला। यहां देखो पहला क्या लिखा हुआ, बाई 2008 फिजिकल डेफिसिट घटा, लेकिन मैंने बोला था आपको आफ्टर कोरोना धीरे धीरे हम लोगों ने चूंकि ज्यादा करके लोन लिया, जिसके कारण हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट बढ़ता चला गया, इसलिए हम उसको टारगेट करके ले आ रहे कि किसी तरीके से 4.5 तक आ जाए। अरे कल मैंने पढ़ाया था, और उसको 4.5 पे लाने का मतलब है कि हमारा बहुत अच्छा है। देखो, जब कभी अगर टारगेट हो 4 से 5 के बीच में अगर आपका फिजिकल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा, तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत बेहतर होता है। तो हम 9 से घटाते घटाते लेके आए 4 पॉइंट, टारगेट जो अपना 4.5 तक लाने का 2025-26 तक। सुन पा रहे हो? तो पहला क्या है, इसमें दो चीज है कि भैया 2008 तक फिजिकल डेफिसिट घटा, यूनियन को था कि 3% ऑफ GDP रखना है। दूसरा, फॉर स्टेट 3% ऑफ GSDP, जो उसका ग्रॉस स्टेट का होगा, जो जिस राज्य का GDP है उसका 3% ही फिजिकल डेफिसिट का कारण बनना है। दूसरा, 2008 तक दो चीज हुआ, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट, ये पढ़ाया हूं, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट। PDF खोल लीजिए, पेज नंबर बता देता हूं, उसको खत्म ही करेंगे आज, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो पेज नंबर आएगा 455, 455, ओपन कर लो, ओपन कर लो जल्दी से, PDF तो भेजा हुआ ही है, कोई उसमें अगर जिनके पास होगा तो एक बार मार्क कर देना कि दिख जाए। मिल गया? चलो, तो पहला है, सबसे फर्स्ट आपको उसमें एक डायग्राम दिख रहा होगा 455 में, वो डायग्राम को जरा देखना ध्यान से। डायग्राम, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहे होंगे आपको, जहां पे FRBM एक्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपको मनमोहन सिंह दिख रहे होंगे, और मनमोहन सिंह कह रहा है बेटा हमसे ना हो पाएगा, है ना, दिख रहा है क्या? अब इस पूरे कहानी को अगर ध्यान से 30 सेकंड दे रहा हूं, पहले देख लो, फिर मैं समझा देता हूं पूरा। 30 सेकंड आराम से देख लेना, पहले बढ़िया से उसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व करोगे तब चीजें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं कि बस भागते चलेंगे, उसको ऑब्जर्व करिएगा तो चीजें आसान आ जाएगा। टू डी होगा, 2D का पेज नंबर 455।
देखिए इस पूरे कहानी का मेन चीज क्या है उसको हमेशा समझना है। समझना यह है कि हमारा टारगेट क्या था एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत, कि किसी भी तरीके से हमको फिजिकल डेफिसिट को 3% पे लाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सब सुन रहे हो? जोर से बोले, ऐसा नो, ध्यान से अलर्ट रहो यहीं पे पूरी तरीके से। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात बोल रहे हैं कि अगर एफआरबीएम के तहत, जैसे आपको मैंने टारगेट दिया कि आपको किसी भी तरीके से अपने कमाई का 3% हिस्सा जो है वो बचाना है, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है? आप बचाने का बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी मम्मी का तबियत खराब हो रहा था, कभी पापा का, कभी किसी और का, और पैसा खर्चा ही होते चले जा रहा था, आप बचा नहीं पा रहे थे। होते होते चला गया और लगभग गवर्नमेंट 2003-2008 में जब आई तो मनमोहन सिंह बोले हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय और ज्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। और कल मैंने बताया कि कांग्रेस ने जिस तरीके से लिया बहुत सारे काम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर टारगेट ये हुआ कि किसी भी तरीके से हम इसको खींच के 3% पे लाने का भी होड़ में थे, तब तक बीच में कोरोना आ गया। तो लॉजिक क्या हुआ कि अपन ठीक जा रहे थे, फिजिकल डेफिसिट भी हमारा ठीक ढंग से चल रहा था, लेकिन जब जिस समय हम आए हमारा 9.8 तक चला गया फिजिकल डेफिसिट ड्यूरिंग कोरोना। क्या समझ में आ रहा है? वापस से हमने इकोनॉमी रिवाइव किया और धीरे धीरे अब हम लाते लाते उसको टारगेट किए हैं कि 2025-26 तक 4.5 तक लेके आएंगे। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अभी के समय में अगर बोलूं तो क्या फिजिकल डेफिसिट अभी घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है, जो कि एक देश के इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। सुन पा रहे हैं? क्योंकि कोरोना के बाद अधिकतर कंट्री बर्बाद हो चुके हैं। मैं लास्ट पर एक बार और आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग क्या इंटरेस्टेड है अभी? तो प्लीज बॉडी लैंग्वेज इस तरह से रखिएगा, मजा आएगा। तो दो बात दिमाग में रख लीजिए, इस पूरे कहानी का मेन मकसद क्या है? देखिए एक जगह आपको दिखा रहा है गोल पोस्ट को शिफ्ट कर दिया गया, देख रहा है ध्यान से? तो मैंने कल बोला था कि जब टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो क्या किया जाता है? बढ़ा दो, मतलब टारगेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ा दो और डेट भी बढ़ा दो। भाई और बहनों 2030, और 2030 नहीं तो फिर 2047, तो इस तरीके का, और 2047 में बोल दो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, ताकि लोग जो है ये भूल जाए कि पिछला वाला टारगेट क्या किया था। 2022 तक क्या टारगेट था लोग भूल गया, 2030 का आप देख रहा है कि 2030 में भारत इतना लेवल पे जाएगा। ये थोड़ा सा तो सिंपल, इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो के बगल में आपको मिलेंगे एनके सिंह, और मैंने एनके सिंह का नाम आपको बहुत जगह बोला था, फाइनेंस कमीशन, उसके भी हेड थे फाइनेंस कमेटी के, और इसमें भी ये आईएएस बनने का ये सबसे बड़ा फायदा है। आईएएस बनने का फायदा ये है कि इतना आपके पास डाइवर्सिटी मिल जाता है। तो एनके सिंह भी खुद एफआरबीएम एक्ट के, वो ऑलरेडी उसमें हेड है, और इन्होंने भी फिर बाद में आगे जाकर 2-3 चीज बोला, जिसमें सिंपल एक बात बोला कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3% पे नहीं आ रहा है तो कम से कम तुम उसको रिड्यूस तो करो, और रिड्यूस करने के होड़ में अभी अपन ठीक ठाक लेवल पे है। तो पूरा का पूरा मामला ये है कि 2025-26 तक हमारा फिजिकल डेफिसिट कहां तक टारगेट है कि 4.5 तक हो जाना चाहिए। उस पूरे कहानी का मतलब है, बाकी और कुछ नहीं। उसमें जहां जहां देखोगे हर जगह शिफ्टिंग शिफ्टिंग दिखा रहा है। अरे मैंने बोला था कि कांग्रेस पे इतना कर्ज चढ़ गया यूपीए सरकार पे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको लगा कि लोग वोट देंगे नहीं, तो नया एक लॉलीपॉप दे दिया, इफेक्टिव मैनेजमेंट, और बोला कि देखिए सब ठीक चल रहा है। बल्कि ये सब एक लॉलीपॉप था और कुछ नहीं था। समझ में आया? नीचे आइए, नीचे आइएगा तो एक वर्ड मिलेगा एफआरबीएम ट्रिगर मैकेनिज्म, दिख रहा है क्या? जो से बोले ना, तो सर 30 सेकंड दे रहा हूं, क्विक पढ़ो, दम लगा के क्विक, 30 सेकेंड्स पढ़ के खत्म करो। तो इसका मतलब क्या मिला आपको कि गवर्नमेंट जो है इस फिजिकल डेफिसिट को या ट्रिगर को कभी भी क्रॉस कर सकती है। भाई अगर कोरोना कौन जानता था कि आ गया, कौन जानता है कि सडनली अर्थक्वेक आ गया, बर्बाद हो गया, उस समय आपको पैसा लेना ही पड़ेगा। अब जब उस समय पैसा आपको लेना पड़ेगा तो फिर सबसे बड़ा झंझट क्या है कि उस समय आप फिर फिजिकल डेफिसिट देखिएगा, नहीं नहीं हम कर्जा नहीं लेंगे। मान लीजिए आपके पापा बीमार है, हॉस्पिटल में है, और लोग डॉक्टर बोल रहा है कि पैसा जमा करिए, आप बोल रहे हैं हम कर्जा नहीं ले सकते। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो सर सीधा सवाल है, अगर देश का कोई भी जो है, कोई भी तबका अगर बीमार है और आप ये सोच रहे हैं कि हम उससे कभी भी रेवेन्यू या कर्ज नहीं लेंगे, तो फिर कैसे चलेगा इकोनॉमी? तो लॉजिक क्या है? इकोनॉमी को चलाने के लिए, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा। और मरता क्या नहीं करता? मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिमाग में रखिएगा कि ट्रिगर कंडीशंस हो सकता है उस सिचुएशन में हम फिजिकल, अब सोचो सरकार बोले नहीं नहीं हम कर्जा नहीं लेंगे, क्या कि फिजिकल डेफिसिट हमको 4.5 पे लाना है, और लोग मर रहे हैं सिक्किम में।
कुछ समझ में आ रहा है? तो ये चीजें नहीं होती हैं, कोरोना का समय भी इस तरह का हुआ, तो दिमाग में रख लीजिएगा। जरा देखिए, तो ये वह उसमें ट्रिगर के लिए एक और बात है, एलके सिंह ने क्या बोला कि भैया किसी तरीके से इसको ओवर क्रॉस नहीं करेंगे 0.5% को, बट दे हैव टू अमेंड देयर एफआरबीएम में। अब इन्होंने बोला था कि हमको 0.5% पे लाना है, लेकिन 0.5% पे लाने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, कोशिश जारी है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। आइए जरा एक डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भैया कुछ चीजें जो है बचाने के लिए नया उपाय निकाला है। देखो, फिस्कल डेफिसिट 2019-20 में टारगेट था कि 3.3% पे आ जाएगा, लेकिन आया क्या? नहीं आना जा रहा। अब ये 3.8 पे चला गया। दूसरा 2020-21 में टारगेट किया गया 3% पे लाएंगे, लेकिन गया 3.5% पे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इससे क्या सीखने को मिलता है? टारगेट जब बड़ा रखोगे, जब फुनगी पर सोचोगे ना, फुनगी समझते हो ना, फुनगी पर सोचोगे तो पहुंचोगे बीच तक, आज सोचबे करोगे डायरी पर तो ऐसा नीचे गिरोगे तो दोबारा उठोगे नहीं। समझ में आ रहा है? उठा के पटक दे। इसीलिए पेड़ के टॉप पे सोचिएगा, अगर इसने 3.3 सोचा तो नेक्स्ट 3 तो लाने का सोचा, तो सर 3.5 आया, यानी कि देखोगे तो 3.8 से कितना आ गया? 3.5। तो लॉजिक सिंपल है, टारगेट जब आप बढ़ाओगे तभी चीज होगा। और इस गवर्नमेंट में, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट, अच्छी बात यह है कि रिस्क लेता है, और रिस्क है तो रिस्क है, और रिस्क बड़ा लेता है क्या? लो जो होगा देखा, टारगेट बड़ा रखता है, छोट सोचा ही नहीं। छोट क्या है? तो सोच क्या है? अमेरिका बनाना है देश को, सोच यही है भाई। और अमेरिका बनाने में कुछ जगह है वाकई ऐसे बन गए कि फील ही नहीं होता कि अमेरिका है कि दुबई है कि क्या है, कुछ कुछ जगह बहुत बेहतरीन बन गए। तो हमेशा रिस्क लो, देखो बड़ा काम करो। मेरे फादर जो है ना, एक बड़ा मस्त बात बोलते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त, कि जो भी हो छोटा काम कभी करो ही मत। सपने भी छोटे नहीं होना चाहिए, काम भी छोटे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बड़ा काम के लो, जो होगा होगा, निपट जाओ निपट जाओ, छोटे में मत निपटो। आईएएस बनकर निपटो तो ठीक है, कितना बुरा लगेगा सुनने को, रेलवे के करत रहे ना निकलो, सुनने में भी बेकार लगता है। और जब कोई बोलता है ना कि आईएएस कोशिश कर रहा था नहीं बना, तो वो सुनने में भी ना उस तरीके का नहीं लगता है। तो बड़ा काम में निपटो, छोटा काम में मत निपटो। इसीलिए ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छी बात ये है कि टारगेट बड़ा रखता है और बड़ा चीज सोचता है। ये भले एकदम बोलते हैं ना, ताल ठोक के टैक्स भी मांगता है, रोड बनिया चाहिए तो टैक्स दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? सीधा सा बात है। तो ये अच्छा चीज है, देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर चीज है। तो सर अभी अपन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब जरा देखिए 2020-21 में यहां तक अगर हम आ गए थे 3.5 पे, फिर धीरे धीरे बढ़ा क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद हमने फिर लोन लेना शुरू किया, और लोन लेना जब शुरू किया तो धीरे धीरे हमारा बढ़ के चला गया। यहां देखिए फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में 6.8%, अब हमारा टारगेट है कि 4.5% 2025 से 26 तक ला देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा टारगेट जो है कितना है? 4.5 तक। पूरा डिस्कशन इसी चीज का है, हम अब इसमें नहीं जाएंगे। कल मैंने फिस्कल ग्लाइड आपको बता दिया था। फिस्कल ग्लाइड सिंपल कुछ नहीं होता है, जब फिस्कल डेफिसिट में जब ऊपर नीचे चीजें होती हैं और हम टारगेट ऊपर नीचे करा देते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइड। बात खत्म। अब एफआरबीएम एक्ट के अंदर कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो काम के लिए हैं। ये फिस्कल स्लिपेज, देखो फिस्कल स्लिपेज का मतलब क्या है? स्लिपरेज, ध्यान से समझो खुद ही, कि भाई हमने टारगेट कुछ और रखा था लेकिन हम उस पर नहीं पहुंच पाए। अरे हमने टारगेट रखा था कि 3.3 पे लेंगे, लेकिन हम 3.5 पे चले गए, तो बस उसको बोलते हैं फिस्कल स्लिपेज। बस शब्दों में है और कुछ नहीं है। अब डॉक्यूमेंट जरा एफआरबीएम डॉक्यूमेंट देखो। एफआरबीएम रिक्वायर्स यूनियन गवर्नमेंट, उसको चाहिए कि भैया बजट के साथ उसको प्रस्तुत करे। पहला क्या क्या है ध्यान से देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, व्यापक आर्थिक ढांचा बताना पड़ेगा कि भैया जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, गवर्नमेंट रेसिपिएंट एक्सपेंडिचर। ये तो जब बजट पास कराया जाता है, तो मैंने बोला था 3 बजट पास कराया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अरे बताया था, एक आपको खर्चा कहाँ किए उसके लिए, एक खर्चा कितना करेंगे उसके लिए पूरा, उसके बाद ग्रांट किसको कितना मिलेगा उसके लिए। तीसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति में। तो लॉजिक कहने का सिंपल क्या दिमाग में रखिएगा, पहला कि सर कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट को बताना ही बताना होता है। जैसे फिस्कल पॉलिसी का नीति आपका क्या रहेगा, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को बताना है। आगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, फिर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर के लिए क्या क्या रहेगा। तो ये बजट का जो मैंने आपको बोला था, याद करो, बजट एस्टिमेट बोला था और रिवाइज एस्टिमेट बोला था। बजट एस्टिमेट में क्या होता है कि इस साल सरकार को इतना पैसा मिलेगा, या अनुमानित है, लेकिन उतना नहीं मिला तो उसको फिर नेक्स्ट बजट में रिवाइज स्टेटमेंट कर दिया जाता है। जैसे सरकार को अनुमान था, देखो यहां ध्यान से, फिस्कल डेफिसिट रिवाइज एस्टिमेट, इधर 2019-20 में मैंने बोला था टारगेट रखा गया था 3.3, लेकिन पहुंच कितना गया? 3.8। तो इसको रिवाइज किया गया। बजट एस्टिमेट कितना, मान लो 3.5। नेक्स्ट आओ, फिर उसके बाद प्रोजेक्शंस अलग अलग है, 2021-22 में 3.3, फिर यहां तक लाते हुए 3.1। ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है, ये गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा 15.3, 15.1, फिर 48, 45। तो धीरे धीरे देखोगे तो धीरे धीरे डेटा क्या है, रटना नहीं आपको, बस देखने को क्या मिल रहा है कि अपन कर्जा भी कम हो रहा है।
देखो जब फिस्कल डेफिसिट कम होते जाएगा तो कर्जा ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। मतलब आप देखो दो तरीका है कर्जा कम करने का। अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है, आपसे मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं, बताना, अगर किसी का सैलरी बहुत बढ़ रहा है, कर्जा पहले से लिया हुआ है, तो सैलरी इसके बढ़ जाने से क्या कुछ कर्जा कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे होगा। लेकिन एक दूसरा भी पहलू है, ये आदमी अगर देना ही नहीं चाहता हो, जैसे आपके दिमाग में एक कुपात्र वाला थॉट तो आता ही है, ये मैं बुराई इसमें कुछ है नहीं, आएगा नहीं देंगे तो भाई नहीं दीजिएगा, तो उसके बाद क्या होगा नहीं अलग होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि भैया उबाल की खाल नहीं निकालते हैं। सिंपल ये सोच रहे हैं कि सैलरी आपका बढ़ा, पहले 50,000 था, 1 लाख हो गया, आप पहले चाहेंगे कि जो कर्जा है निपटाओ। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट जैसे जैसे कम होगा, सीधी सी बात है हमारा कर्जा भी धीरे धीरे कम होगा और जीडीपी में हमारा देश का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो डेटा आपको रटना नहीं है, बस एक आइडिया लेना है। इसलिए क्योंकि 2008 में देखो बार बार क्वेश्चन पूछा है, एफआरबीएम एक्ट कब बना था? 2003 में, और 2008 में फिर डिस्कशन हुआ, फिर 2021-20 में डिस्कशन हुआ, 22-23 में हुआ, और अभी फिर टारगेट है कि कितना ले जाना है, 4.5 तक। तो लॉजिक ये है कि एफआरबीएम हमेशा न्यूज में रहती है, इसलिए इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एफआरबीएम एक्ट, गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट 3 स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट अलोंग विद एनुअल बजट। एनुअल बजट के साथ एफआरबीएम एक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रस्तुत करना ही है आपको। उसमें पहला चीज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था ना, अभी तो बताया, ये आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। क्या फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट था? अगर ध्यान से देखोगे तो था, नहीं ध्यान से देखोगे तो देखो यहां गधेड़ो, देखो क्या क्या था। 3 डॉक्यूमेंट, पहला क्या है मैक्रो इकोनॉमिक, कहां गया, फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, नीचे आओ 3-4 और, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी दिख रहा है क्या, उसके बाद मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर। तो ये लगभग 4 चीज है। अब इसमें जरा देख लो कि अपना ऑप्शन क्या है, बात खत्म। फिस्कल पॉलिसी है ही, इसको प्रस्तुत इसको भी करना पड़ता है, मीडियम टर्म भी करना पड़ता है, और स्टेटमेंट शोइंग शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी, इसका जिक्र कहीं है ही नहीं। इसमें तो सिंपल पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मार देना, बात खत्म। आसान क्वेश्चन रहता है, अब नहीं ध्यान से समझोगे तो क्या होगा। दूसरा फिर यहाँ उसी क्वेश्चन का द्वारा कब 2020 में देखो रिवाइज किया, क्या बोला कि बजट के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो प्लेस द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखो क्या घुमाया है क्वेश्चन, सेम उसी के अंदर है, बजट का नाम लिख दिया और क्या लिखा, द एफर्ट्स डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज़ दिस इज मैंडेट बाय, किसके द्वारा मैंडेट किया गया है, किसके द्वारा बोला गया है कि जरूरी है छापना, एफआरबीएम एक्ट। अब एफआरबीएम एक्ट के अंदर इसमें कुछ आर्टिकल्स दे दिया, लेकिन आपको दिमाग में रखना है एफआरबीएम एक्ट 2003 के तहत ये बोला गया कि ये 3 डॉक्यूमेंट बजट के साथ गवर्नमेंट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या सुन पा रहे हो? अरे जोर से बोलो, है ना? तो सर आसान है चीज, बहुत इजी है। ईमानदारी से बोलो किसको तो समझ आ रहा है, हाथ खड़े करो जल्दी। आसान चीज है, दिमाग में रखोगे, इसमें कोई टफ नहीं, बहुत इजी है यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब ये देख लीजिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक शब्द फिस्कल फेडरलिज्म, हेल्पिंग द स्टेट्स इन आत्मनिर्भर। तो नरेंद्र मोदी जी अभी हेल्प करते हुए दिख रहा है आपको, इसमें हेल्प करते हुए तो नहीं दिख रहा है कतई भी। समझ में आ रहा है? वो जो है अलग लेवल पर चल रहा है। आपसे फिर निवेदन है, जब जब ये चीजें आप देखते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला चीज है, हमने स्टेट्स को क्यों मदद करा, इसलिए करा क्योंकि सर कोरोना में सबका हालत खराब था। समझ में आया? तो पहला चीज वही लिखा हुआ है, कोरोना यूनियन टैक्स इनकम जो है घट गया क्योंकि लोग ऐसे भी देना चाह नहीं रहे थे। दूसरा, स्टिल यूनियन हैज गिवन द टैक्स डिवोल्यूशन एंड ग्रांट्स टू द स्टेट्स एज पर फिगर अनाउंस्ड इन द बजट एंड फाइनेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं मिला जितना हमेशा मिलता है, उसके बावजूद भी उसने सारे राज्य को उतना ग्रांट और सब कुछ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं फेडरल। और ऐसे भी फेडरलिज्म पॉलिटी में मैं बढ़िया से पढ़ाया हूँ, और फेडरलिज्म जिनको पढ़ाया हूँ उसमें सबसे अच्छी बात मैंने बताया कि सर उसके नीचे जो ब्रांच है, जो स्टेट्स हैं, उनके साथ शेयरिंग करना एक बस मेन मकसद सबसे बड़ा चीज है। उसमें ये कभी नहीं लगे कि पावर का दबाव हो, पावर आप शेयर कर देते हैं तो एक तरीके का काम हो जाता है। दूसरा, हेल्पिंग स्टेट्स, इस डेटा को जरा देखना, एक डेटा होगा आर्टिकल 239, ये कहता है कि स्टेट्स रिक्वायर यूनियन गवर्नमेंट परमिशन बिफोर बोरोइंग मनी। राज्य को यूनियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा उससे पैसे लेने के लिए, सीधी सी बात है। और ये क्यों? बिफोर यूनियन हैड कीप स्टेट्स नॉट बोरोइंग सीलिंग एट 3% ऑफ जीडीपी। क्योंकि सर आपको वो याद रखिए, एफआरबीएम एक्ट में क्या कहा गया था कि जितना भी जीडीपी का होगा उसका 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। राज्य का होगा तो ग्रॉस स्टेट, उसको जीएस जो है उसको जीडीपी बोल देंगे, तो ग्रॉस स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो वाला, और जीडीपी जब बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो केंद्र को भी 3% रखना है। अब जरा देखो इसको, आत्मनिर्भर भारत के बाद कुछ चीजें हुई, ये बहुत लोगों का जो है 3% होना था लेकिन 5% तक चला गया। तो कुछ राज्यों के अलग अलग दिए गए, कुछ लोगों ने अपना क्योंकि राशन वगैरह दिया, बहुत सारा शुरू किया, इस वजह से उन्होंने बताया कि हमारा जो है कम है। तो पहला क्या, यहाँ देखो
वन नेशन वन कार्ड सिस्टम, इस पे भी बहुत ज्यादा करता है। एक आप सुनोगे वन रैंक वन पेंशन, OROP भी न्यूज में है, ये सब न्यूज में रहता है। जब जब इलेक्शन आएगा उस साल न्यूज में आएगा, समझ में आ रहा है? तो OROP, वन रैंक वन पेंशन, ये क्या है बस 1 मिनट में समझा देता हूँ। अरे कल ही था, फिर एक कल या परसों के न्यूज में था, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले भी न्यूज में था, न्यूज पे मैंने भेजने वाला था, पता नहीं मिस कर गया मैं। समझो अभी इकोनॉमिक्स का सारा कुछ न्यूज में चल रहा है A to Z। वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या होता है दीदा? देखो मान के चलो आप लेफ्टिनेंट बने हो, ध्यान से समझना, आप लेफ्टिनेंट बन गए, आपकी एज मान लो लेट से मतलब 22-25 में आप लेफ्टिनेंट बन गए, क्लियर है जी? और एक आदमी जो लेफ्टिनेंट पहले हुआ करता था रिटायर हो गया, मतलब उसका एज हुआ रिटायर हो गया, तो उस समय नियम क्या था कि भैया लेफ्टिनेंट का सैलरी अगर 1 लाख है तो उसका 50% 50,000 उसको पेंशन मिलेगा, मान लो। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? लेकिन अब इस बार से जो मान लो 2018 के बाद कोई आदमी लेफ्टिनेंट बना, उसकी सैलरी है 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, और उसको जो पेंशन मिलेगा वो 5 लाख का बोला गया, आधा परसेंट मिलेगा, 50%, तो कितना मिलेगा? 2.5 लाख। और वो आदमी जो लेफ्टिनेंट से रिटायर हुआ था उसको कितना मिल रहा है? 50,000। क्या कुछ बुझा रहा है? तो जो पहले जॉब कर रहा था उसका पेंशन अभी भी 50,000 है, लेकिन जो लड़का बाद में जॉब किया और उनसे पहले रिटायर, उनसे बाद में रिटायर भी हुआ, उसका पेंशन 2.5 लाख है। कुछ बुझा रहा है? रैंक में कोई फर्क है क्या? नहीं, वो भी लेफ्टिनेंट था, ये भी लेफ्टिनेंट था, तो वन रैंक। तो भैया ये बूढ़े लोग का कहना था तो हमको भी उतना ही दो ना। इफ रैंक इज सेम देन पेंशन मस्ट बी सेम, तो वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम भी लेफ्टिनेंट से रिजाइन किया, वो भी लेफ्टिनेंट से रिजाइन किया है, तो वो मेन मुद्दा हमेशा चलता रहता है। पहले कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? और ये जिक्र जो है हमेशा डिफेंस में चलता रहता है, तो ये फिर न्यूज में आएगा, इसलिए पहले आपको बता दे रहा हूं, न्यूज में आएगा तो उनका बात सही है। और चूंकि जब ये न्यूज में आया था, जब मोदी सरकार आ रही थी, उस समय मोदी सरकार बोली थी कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, पिछला वाला इलेक्शन में बुझाया, वादा तो टूट जाता है, यार नहीं कहना सुने। तो भैया क्या है, वादा उन्होंने किया और उस वादे को उनको वोट भी मिले, और 2019 में ज्यादा वोट मिल गया 2014 के तुलना में। अरे कुछ बुझा रहा है? तो लॉजिक क्या है, वन रैंक वन पेंशन हमारे जो काम का है एक्सेप्टेड है, और ये न्यूज में चूंकि हर बार आते रहता है तो दिमाग में आपको रख लेना है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे जो दिया हुआ है ये देख लेना डेटा, बस ज्यादा इसमें बताने वाला नहीं, इसको डेटा रखना नहीं है, बस दिमाग में क्या रखना है कि हर राज्य का फिस्कल डिफिसिट टारगेट से ज्यादा जो है बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, जिसके कारण हम लोगों ने, फिर केंद्र ने भी उन लोगों को लोन दिया और सब कुछ सुधाया। क्या सुन पा रहे हो? जिंदा रहो, जिंदा। नेक्स्ट उसके बाद आओ, अब जरा देखना फिजिकल टारगेट, 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको पूरा पढ़ना जरा, 30 सेकंड। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि टेस्ट बहुत सीरियसली देना, बहुत फायदा होगा, मैं बता रहा हूं। बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि एहसान है क्या नहीं, लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ, एफर्ट बहुत लगाते हैं यहाँ से देने का। और यहाँ से पढ़ के एक बार जाओगे तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तभी हारोगे जब आप मेहनत नहीं करोगे। मेरे पढ़ाने के बाद आपको अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे मात्र एक कारण है कि आप रिविजन नहीं किया हो, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं। क्योंकि जितने आसान तरीके से, जितने हार्ड टॉपिक को मैंने डील किया है, उतना आसान तरीके से यूपीएससी का कोई इतना आसानी से नहीं डील करेगा। बस यही समझ लो कि मैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ये सब कुछ नहीं करता, नहीं तो जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में जब मैं करने लग जाऊंगा ना, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं भी उस करोड़ों और अरबों रुपए में खींच लूंगा कमा के, मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और एक समय शायद ऐसा आएगा ही कि वो ऑटोमेटिक हो भी जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आसान तरीके से बताया उसको समझना, ये दिल्ली पंजाब में भी नहीं होने वाला है। यहाँ पढ़ोगे तभी उसके बाद दिल्ली पंजाब और चंडीगढ़ जो है समझ में आएगा, नहीं तो कहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसमें सिंपल आपको दिमाग में क्या रखना है कि भाई जो टारगेट था फिस्कल डेफिसिट हर स्टेट का, उसमें 3% था, लेकिन 5% तक बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर हर राज्य का, ऐसा नहीं है फिर 2021-22 फिर इसमें भी 4% एक्स्ट्रा, फिर ये फलना दिखाना। बस ये बस दिमाग में रखना है, इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं। अब इनके सिंह जो है, इन्होंने कुछ रिव्यू पैनल जो है बनाया, और उन्होंने इस पैनल इस रिव्यू को जरा पढ़िएगा। 2016 में फाइनेंस मिनिस्टर जेटली जो थे, उन्होंने सोचा क्या कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है टारगेट, और ये टारगेट बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है लक्ष्य बहुत ही सख्त थे, उन्हें लचीला बनाने की जरूरत है। तो अरुण जेटली का कहना था कि फिस्कल डेफिसिट के भाई इतना टारगेट दे दिया है कि मतलब नहीं होता है कितना बड़ा टारगेट, तो सही इसलिए बोला गया कि एक काम करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड, ध्यान से समझना, पैनल अंडर एनके सिंह टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट। और इस रिव्यू एफआरबीएम एक्ट, उसके बाद कभी भी इस पे दिमाग में रखिएगा उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेन सरकार का ये एम था
कि किसी भी तरीके से पैसा जो है पास करें। अभी इतना सख्ती दे दिया कि 4.5 पे लाना है, 3 पे लाना है, आ ही नहीं रहा है। और हर बार जब 3 पे नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ, टारगेट आपने दे दिया कि 3 पे लाएंगे, नहीं लाए, और बजट जब दूसरी बार प्रस्तुत किए तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि भाई टारगेट दिया था नहीं हुआ, तो बुरा लगता है और वो इलेक्शन में हैम्पर करता है। इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि इसको इजी करते हैं। नेक्स्ट है बजट मार्क्समैनशिप इज पुअर सेव्स 50 फाइनेंस कमीशन। इन्होंने भी बोला कि बजट मार्क्समैन, ये जरा देखो एक बार ध्यान से, टैक्स टेररिज्म बढ़ा, ईबीआर मैंने पढ़ाया था, ईबीआर इसको फुल पता है, बता देगा उसको चॉकलेट, मुझे पता है कोई नहीं बताएगा क्योंकि पढ़ाया हुआ है, आपको बताएंगे नहीं। टाइमली रिलीज ऑफ स्कीम मनी, टाइमली पेमेंट टू रोड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वालिटी ऑफ रोड्स, तो क्वालिटी ऑफ रोड यहाँ देखो डिक्रीज हो गया। मेरे बात समझ में आ रही है? ये दो इतना पैसा देने के बावजूद भी देखिए टारगेट मारना था यहाँ, बाकी चारों ओर मार दिए, मेन जगह पे टारगेट नहीं है। इंसान भी ऐसा ही होता है, वरना आईएएस का तैयारी कर रहे थे, आईएएस छोड़ के बाकी सारा काम करते हैं, आईएएस का सिलेबस छोड़ के बाकी सब पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत लोग करते हैं भाई, पढ़ना था, मैंने बोला कि नोट्स पढ़ना है, पढ़ रहे हैं सारा सलील, आप समझ में आ रहे हैं? अब उसके बाद हाँ मतलब इस तरीके के बहुत लोग हैं, ये बोला ये पढ़ने के लिए, पढ़ कुछ और रहे हैं। तो लॉजिक क्या है, जो बनना है उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो बर्बाद होना तय है, क्या ही करिएगा। तो बस टारगेट थोड़ा दिमाग में रखिए कि क्या है। नेक्स्ट है, ये देखिए सिंपल सा है, मार्क्समैनशिप ये क्या होता है कि एबिलिटी टू कीप इनकम एंड एक्सपेंस विद इन द बजट। जब आपके पास पैसा नहीं रहता है ना, तो आप नमक रोटी खाते भी रहते हो। तो लॉजिक क्या है, एक ऐसा आदमी जब अपने बजट को उस हिसाब से मैनेज कर ले तब वो ज्यादा महान है। हम बोल दे रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जरा देखिए, ये पूरा का पूरा 2019-20 का है, ये पूरा डेटा है, बस इस डेटा पे खाली है। यहाँ जरा ध्यान से देखो, एक चीज बस मैं बताऊंगा, रेवड़ी कल्चर, ये सुने होंगे आप। रेवड़ी आजकल चूंकि वही चल रहा है ना, लास्ट टाइम पे इलेक्शंस के समय कुछ ना कुछ वैसा दे दिया जा रहा है, ये ले जाओ, महिलाओं के लिए फ्री, साइकिल फ्री, ये फ्री, स्टूडेंट के लिए ये फ्री, वो फ्री, सब कुछ। अब सर इतना ना जो है, ये रेवड़ी कल्चर के कारण कभी भी आप सोचो ना, कहां से सरकार लाएगी पैसा? इलेक्शन समय बोल देते हैं क्या, सबको 50-50 हजार रुपया मिलेगा, ग्रेजुएशन में जो लड़की फर्स्ट करेगी, मोबाइल चला लेना तुम, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से, उसके बाद जितना भी है कि ये बोलता चला गया कि ये कर लो, ये कर लो। अब आप देखिएगा वाकई में कि अभी सब किसी को रेवड़ी कल्चर का आदत भी हो गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो रेवड़ी कल्चर का आदत भी हो गया है। क्या है कि इलेक्शन समय आएगा, कुछ नया नया बात बोल दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, मिल जाएगा, बात खत्म। और उसके पहले फिर क्या है, 5 साल तक जो है झुंझुना बजाएंगे। लॉजिक वही है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि आपको जो आदमी इलेक्शन के समय दिया है पैसा, अब पैसा देके वोट किए या जो है उस लालच पे किए हैं, उसके बाद वो 5 साल आपका भूत उतारेगा भाई, उसका तो हिसाब किताब लेगा ना, बात खत्म है। तो लॉजिक क्या है, रेवड़ी कल्चर के कारण जो है सबसे बड़ा कांड जो हुआ है, इन्होंने इसीलिए रेवड़ी कल्चर इज अ टर्म यूज्ड बाय पीएम मोदी to denote the bad habit of political parties to announce freebies to win elections even if they are not financially sustainable। भाई एक ही बार इतना औकात से ज्यादा बाहर का कमिटमेंट कर देते हैं, कहां से आएगा? वो भी तो सरकार पे लोड पड़ेगा, वो तो अपने मतलब पापा के यहाँ से लेके आएंगे नहीं, है ना। दूसरा है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत लोगों का अपना अपना अलग अलग जिम्मेदारी है। उसमें पहला जिम्मेदारी जरा ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया 2014 में, और ये दिमाग में रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेटअप अंडर डॉक्टर बिमल जलाम। ये नाम लिखिए जरा, ये पहले पॉइंट लिखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नाम आपको सुनने को खूब मिलेगा। अच्छा, आईसीआईसीआई का मैंने आपको पढ़ाया था चंदा कोचर के बारे में, जो उन्होंने बहुत सारे स्कैम जो किया, उनका भी न्यूज में था अभी। खुद अभी सुप्रीम कोर्ट ने या वहां हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनके बारे में बोला है कि भैया जो जेल के लिए सख्ती जिस तरीके से किएगा, उसमें थोड़ा छूट देने का बात किया गया है। मैंने पढ़ाया था जो स्कैम होता है उसमें, कि मैंने बोला था कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने ही मिलकर बैंक नहीं दूसरे को लोन दिया, जिसके पास कुछ आधार पैन कुछ है ही नहीं, उसमें से अपना शेयरिंग रखा। तो वो जो चीज है वो दिमाग में रखिएगा, ये सब न्यूज में आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो क्या क्या डिपार्टमेंट है? पहला है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, दिख रहा है। इसका काम सिंपल है कि सजेशन देगा कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके, ये याद रखिएगा। और ये बिमल जलान के अंदर जब बना था तो बहुत ज्यादा न्यूज में था ये, उसके बाद क्वेश्चन भी आया, हाउ टू रिड्यूस सब्सिडी बिल एक्सेट्रा। इन्होंने जाकर आगे बोला ये जो सब्सिडी दे रहे हैं सब बंद करो, क्योंकि सब्सिडी के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे पास समझ, इसलिए सब्सिडी बहुत सारी चीजों पे हटा दिया गया। गैस इस पर सब्सिडी नहीं मिलता है, पहले मिलता था, धीरे धीरे हटा लिया गया। भाई कब तक फ्री का लत लग जाएगा तो सब लेजी हो जाएगा। अरे आपके पापा अगर आपको सब कुछ देते जाएंगे ना, आप हो जाएगा एकदम, बोलते हैं ना, बिल्कुल बकवास टाइप का आदमी। अगर गांव के शब्दों में बोले तो बुकांडिस आदमी। आप समझ पा रहे हैं, जिसका कोई काम नहीं है, खाना पीना और सोना है। जब आपको काम करवाया जाएगा ना, जब आपको लगेगा कोई चीज की कीमत, तो सब कुछ आसानी से मिल जाए तो आप एकदम वही हो जाएंगे, खुला सांड की तरफ, इसको कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आ रहा है। इसलिए जब आप कमा के करिएगा ना,
खुद से, जब आप खुद से कमाते हैं तब आप देखना खर्चा कितना करते हैं, वो आदमी जेन्युइन होगा। बाप का पैसा खूब उड़ाएगा, मिला उड़ा देगा, लेकिन जब खुद से कमाएगा, मांग के देखो, बोलेगा जूस पिला दो, पिला नहीं पिला देगा, हराम। तो अपना पैसा नहीं देगा आपको, आपके पैसे से जूस भी पिएगा, आपका खून भी चूस लेगा वो। लेकिन कमाल की बात क्या है, जब बाप का पैसा मिलेगा तो हो सकता है आसानी से उड़ा देगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जिस दिन आपने अपना पैसा उड़ाना सीख गए तो समझ लीजिएगा आप कमा बढ़िया लीजिएगा, क्योंकि आप अपना पैसा उड़ा लेंगे तो बहुत बड़ी चीज है। भगवान करे आप बहुत सारा कमाएं, आईएएस बने, खूब पैसा उड़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आते हैं नीचे, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट भी बनाया गया। इसमें बोला गया कि भैया देखो, बता देता हूं, हालांकि मेंस में इसका डिस्कशन होता है, लेकिन बता देता हूं, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट में ये है कि पब्लिक के ऊपर जो है या इतना कर्जा इस तरीके से जो चढ़ रहा है, पब्लिक इन द सेंस क्या कहने का, देखो इधर जिस आदमी से आप मिलो बोलता है भाई मेरे पे भी कर्जा चल ही रहा है, गवर्नमेंट भी कर्जा चला ही रही है, तो भाई ये प्रॉफिट जा किधर रहा है? सब का सब अगर कर्जे में है आपके घर में, तो फिर जा कहां रहा है? जो पैसा कमा रहे हो जा कहां रहे हैं? मेरी बात समझ में नहीं है? तो लॉजिक क्या है उसके बारे में मेंस में डिस्कशन है, बट याद रखिएगा पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट के लिए कि कैसे कर्जा से मुक्ति दिलाएं, और सिर्फ एक आदमी के लिए भी नहीं बल्कि नॉर्मल आदमी के लिए भी उसमें सजेशन दिया गया। तीसरा है फिस्कल काउंसिल। इस काउंसिल का भी मेन बनाने का मकसद यही था कि फिस्कल डेफिसिट को किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए और बार बार रिव्यू हो, हर महीने पे क्वार्टरली रिव्यू किया जाए ताकि ठीक रहे। इस तरीके का भी इसमें अपना दिया गया है। बाकी नेक्स्ट है क्या क्या चैलेंज हो सकता है, जरा देखो, इस बार 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा पढ़ो, उसके बाद हम नेक्स्ट थीम पे आएंगे। अब इसको ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं, खींच लिया आप जितना खींचना था। अब इसमें लिखा हुआ है कोरोना एक्स ग्रेसिया योजना, इसको पढ़ो जल्दी, 30 सेकंड। नेक्स्ट थीम शुरुआत करना है मुझे, 3A आज शुरुआत कर देना है, चाहे 5 पेज ही सही। जो लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं रेडी रहना, टाइम अब मिलेगा नहीं आपको, टाइम ऐसा निकल जाएगा, उसके बाद मोबाइल चलाते रहना है ना। मतलब दिमाग में रखना है ये कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। ग्रेजुएशन का पीजी कर लेगा तब लगा इधर, पीजी भी कर लिया मेरे कुछ हो भी नहीं किया, तो इसीलिए टाइम ऐसा निकलता है। ऐसे दिमाग में टारगेट इसलिए रखिएगा कि प्रभु फर्स्ट अटेम्प्ट में देना है बढ़िया, 2025 तक हो तो हो, नहीं तो बाहर में जाए, ऐसे एटीट्यूड रखिएगा। 3 अटेम्प्ट देना है, 3 अटेम्प्ट में तो हो ठीक है, नहीं तो कहीं और देखना है अपना। 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ गधेड़ो तो उसके बाद समझिएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, और आपको तब भी जिद है कि नहीं करना ही है, तो एक ही ऑप्शन है उसके लिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप पूरा का पूरा घर त्यागिए, और घर त्याग के बाद पूरा अकेले कहीं चले जाइए और अकेले जाकर जो है कांड कर लीजिए। इसलिए जो लोग आप लोग को बताया जो फर्स्ट सेकंड ईयर में किताब है डार्क हॉर्स, पढ़ लीजिएगा। जिन लोग को पढ़ने के लिए दिया था उन लोग पढ़ लिए, आप पढ़ लीजिएगा डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल की पहली किताब, और गर्दा उड़ा दिया भाई ने, पहली किताब नोबेल पुरस्कार, मतलब उस तरीके का उसको बहुत हिंदी साहित्य का मिल गया बहुत यंग में। तो डार्क हॉर्स एक बुक है, मंगा लीजिएगा, और आपसे निवेदन है ये हिंदी में बुक मंगाइएगा। डार्क हॉर्स ये हिंदी में अवेलेबल, इंग्लिश में मिलेगा नहीं, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन बहुत रद्दी किस्म का ट्रांसलेशन किया है। जो नीलोत्पल मृणाल है उन्होंने हिंदी में ही लिखा है, हिंदी कहीं राइटर है, तो आप उस बुक को रीड करिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं जब परेशान होता हूं तो थोड़ा बहुत उसका लास्ट का 5-10 पन्ना ऐसा है जो नोट डाउन किया हुआ है, जहां पे बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हेल्प मिल जाता है, तो देख लेना, आपको भी कहीं मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसमें। चलिए, तो इसमें 2 चीजें देखिए, 2020 अक्टूबर में 50,000 फैमिली के लिए बोला गया था कि हु डाइड इन कोरोना, दिस इज पोजिंग चैलेंज टू गवर्नमेंट फिस्कल कैपेसिटी। अब ये सब जो गवर्नमेंट पे अचानक से जो असर आता है तो होता है, सब बहुत सारा चैलेंज है, पर फिर भी आप मुझे बताइए, कोई आदमी ये बोले कि हम प्रीलिम्स में देने गए थे सर, पूरा तैयारी था, लेकिन फिर कभी कभी एक जगह पे बी मार दिए, या ओएमआर पे पानी छिड़क दिए, या हमारा व्हाइटनर लग गया, या कुछ लग गया, भाई दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो आपको भी तो निकालना ही है ना, कोई और तो निकाल ही रहा है। तो सेम वही है, गवर्नमेंट कितना भी बोल ले कि कोरोना आ गया कुछ, भाई आप तैयार रहना है, आपको आपके पास टैक्स तो आ ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, आप उसको लिए फंड बना के रखो ना। अब जीवन भर थोड़ी ना रोते रहेंगे, नहीं नहीं हमसे नहीं हो, अभी तो अचानक हमको क्या पता था कोरोना, अरे इसलिए तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया गया है। बजट के समय कंटिजेंसी डिपार्टमेंट है, जो इमरजेंसी में कोई आदमी उतना निकाल ले बाद में पास करवा ले, तो उसके लिए आपके पास है। और इसके लिए आपके पास नहीं है कि कोई चीज अकस्मात आ जाए तो आपके पास फंड उतना अवेलेबल हो कि आप उसको कोप अप कर पाए। बाढ़ आता है हर साल आप देखेंगे, या कुछ सुखाड़ आता है, तो आप देखेंगे क्या कि हर साल बर्बाद होता है लोग। भाई आपको जब पता है हर साल आने वाला, पहले कुछ कर लो। अभी नीतीश जी तैयार हैं, समझ में आ रहे हैं, अब बाढ़ आएगा, फिर बाढ़ के समय में फिर वो लोग गया है, उसके बाद हाथ फैलाया, फिर दूसरे गवर्नमेंट पे गए, हम तो बांध बनवाए थे, आरजेडी तोड़ दिया, ललटेन वाला कुछ फोड़ दिया, फिर तीर चला दिया ललटेन पे, फिर क्या कर दिया, यही सब आपस में चलेगा एकदम। और ये जो है बकतूती करके उसके बाद मामला खत्म, बाढ़ खत्म, लोग मर गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना जो है काम हो गया। तो इसलिए आपको प्रिपेयर पहले तो रहना पड़ेगा। जरा देखिए बजट के प्रकार, ये मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर बता दे रहा हूं। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट पढ़ा दिया हूं, ये
बजट के अंदर जो है दो तीन चीज जो है, इनकम और एक्सपेंडिचर, अरे बता दिया था ये बजट के अंदर। इधर क्या लिखा हुआ है, दैट है टेम्पररी नेचर, एक ईयर से कम, रेवेन्यू उसको बोलेंगे। दूसरा क्या है, कैपिटल बजट, एक साल से ज्यादा की कम, ज्यादा, वही चीज जो है वहां पे डिस्कशन किया गया। तो ये मैं बताने वाला नहीं हूं, बहुत बार चिल्ला के बता दिया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, Which of the following are included in the capital budget of India? इसमें से कौन सा चीज कैपिटल बजट है? ये क्वेश्चन एक बार और भी आपको बताया था। तो सिंपल, जो एक साल से ज्यादा के लिए वो कैपिटल बजट होगा। और ये बार बार जिक्र किया हुआ है। तो मुझे बताओ, लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन इन एडवांस ग्रांट टू द स्टेट्स, ये तो पहला तो सही है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड एंड ये, तो कैपिटल बजट के अंदर आएगी, क्योंकि कैपिटल बजट क्या होता है, जो पैसा हम खर्च करें जिससे क्या क्रिएट हो, एसेट क्रिएट हो। तो पहले तो सही है कम से कम, तो पहला सही है, तो ये सही है ही, हमसे राइट ही पूछा है। अब जिसमें पहला नहीं है तो पहले ऑप्शन को छांट दो, ठीक है। मैं बताना ही चाहता हूँ कि क्वेश्चंस आसान है, आपको अगर पढ़े रहोगे तो हो जाएगा, तो जीवन भर सीक्रेट घूमते रहो, नहीं होगा कि नहीं यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं, पता नहीं कहीं चंडीगढ़ में कुछ हो जाए, जाओ चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कुछ हो नहीं हो, आपका बर्बादी तय है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितना दे रहा हूँ उतना लिखते जाओ। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? अलर्ट रहना। नेक्स्ट है जनरल बजट वर्सेज रेलवे बजट। इसका कहानी बहुत अनोखा है, मैं पॉलिटी में इसको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बजट का कहानी का बस ये है, 32 सेकंड पहले देने एक बार देखो पूरा, फिर कहानी मैं एक ही बार बता दूंगा। देखो जरा, देख रहे हैं, लालू यादव दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ना? देखो, इस पूरे कहानी का सिंपल मीनिंग है, मैं बता देता हूँ, एक शब्दों में बात खत्म करते हैं। इसमें एक दो कमेटी का नाम है वो लिखवा दूंगा। पहला चीज, पहले ना रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों अलग आता था। तो रेलवे बजट जो है इसलिए उसको अलग किया जाता था क्योंकि एकदम बहुत प्रॉफिट कमाया हो, मतलब जितना यूनियन बजट कमा रहा था उससे अकेले, मतलब यूनियन बजट में सब कुछ आ गया, ये ट्रांसपोर्ट वाला नहीं कहना सब, रेलवे अकेले इतना पैसा दे रहा था, उतना पूरा बजट नहीं मिलकर दे रहा था। तो लोग बोला कि रेलवे जो है जबरदस्त चीज है। और रेलवे को जैसे लगा जबरदस्त चीज है, तो कुछ रेलवे के मंत्री लोग आए नए नए, कुछ बुझा रहे हैं, जिन्होंने ऐसा मंत्रालय को लगभग लपेट दिया कि रेलवे मंत्रालय खत्म हो गया। मतलब रेल मंत्रालय को पीछे धकेलने के पीछे, आप सोचिए, जो मंत्रालय इतना ज्यादा प्रॉफिट दिया 5 साल 10 साल, उसको अगर अचानक से पूरा का पूरा अलग करके नहीं बल्कि एक ही में मिला दिया गया क्योंकि घाटे में जा रहा था, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है आप मुझे बताना? उसके पीछे कारण आदमी होगा जो घोटाला किया हुआ। अगर एक रेल मंत्री चाहे तो उसको आराम से कंटिन्यू कर सकता था, जब प्रॉफिट आ रहा था तो कंटिन्यू कर लेता, लेकिन ऐसे ऐसे मंत्री आए जिन्होंने जो चारा दाना को तो हटाइए, और भी लोग ऐसे ऐसे मंत्रालय रेलवे का संभालिए कि पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, निर्वासन में, और ऐसा बेड़ा गर्क किया कि रेलवे उसके बाद सर कभी प्रॉफिट में आया ही नहीं, उसके बाद हमेशा वो नुकसानी में गया। इस लेवल पर नुकसान में जाने लगा कि गवर्नमेंट को अंत तक के लगने लगा कि इसको प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। पहले बजट जो आता था वो रेलवे के साथ आता था कि रेलवे अलग आता था? अलग आता था। बाद में रेलवे चूंकि उतना मुनाफा कमाने नहीं लगा तो रेलवे को यूनियन बजट के साथ 2017 के बाद जो है मर्ज कर दिया गया। 2017 उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अरुण जेटली थे, उनके ये सब जो है तत्वाधान में कांड हुआ, और उसके बाद रेलवे और यूनियन बजट अब दोनों साथ आता है। और इसके बाद रेलवे यूनियन बजट के साथ, इसमें जरा ध्यान से देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, जब भी इसके पहले सरकार जब बनती थी ना, तो अकेले किसी का सरकार नहीं बनता था। ये हालिया में 2 साल से, मतलब 2 टर्म से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की अकेले की बहुमत है केंद्र में। पहले ऐसा होता ही नहीं था, पहले 10 आदमी 10 पार्टी मिलकर बनता था। अब मां मुझे बताओ, 10 पार्टी मिलकर कोई एक सरकार बनाएगा तो कहां से चलेगा? इतना आसानी से चलेगा ही नहीं। एक कोई और करे, कोई और देख लो। इंडिया में मतलब भारत में नहीं, इंडिया पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, समझ में? हम याद करिए, बहुत पहले आपको बोल दिए, जिस दिन बना था उस दिन बोल दिए थे कि नीतीश बाबू बीजेपी का रुख करेंगे, जिस दिन हुआ था उसी दिन हम बोल दिए थे। दूसरा जाकर वीडियो देख लेना, यही बोले थे कि इंडिया का और रहेगा नहीं, कौन ये सब अपने में काट मार करेगा। वो प्रोबेबिलिटी उस लेवल का है, वो होएगा नहीं, ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का जो काम होता है ना, कि अकेले एक चीज पे फोकस करिएगा तो काम हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? देखिए इधर तो इंडिया का क्या स्थिति है अभी, कि जैसे ही उसमें कोलिशन गवर्नमेंट आएगा, जितना मान अलग मुंह फुलाए हुए कि हमको 4 सीट दे दो, समझ में आ रहा है? उधर वो अलग सीट फुलाए हुए हमको 45 को चाहिए, हमको 43 को चाहिए। अब इस तरीके के जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो इकट्ठा होने पे हर किसी का डिमांड होगा, सरकार चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बीजेपी की इतना दरदर एक्शन ले लेती है, आर्टिकल 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, फिर ये पटा, केंद्र में उसका बहुमत है, कोलिशन किसी का है नहीं,
राज्यसभा में बहुमत है, ले दनादन जा रहा है, कोई रोकने वाले नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है? और अच्छी बात यह है कि सर उसने क्या किया, मुद्दा ही हटा दिया। जब भी कुछ हो, कोई शिक्षा का बात ही नहीं कर रहा है, राम मंदिर, गजब वाले भाई, हो गया, आगे बढ़ो। कोई आदमी 370 का खाली बात कर रहा है, घिसा पीटा, 2 ही 3 चीज का डिस्कशन चलता था, अब डिस्कशन नहीं चल रहा है। अब कम से कम लोग डिस्कशन जो है आगे बढ़ चुका है कि चलो भैया बताओ क्या है। फिर भी बिहार के लोग अभी बहुत पीछे हैं, बिहार के लोग अभी भी जातिवाद में फंसे हुए हैं, फलना जाति चिलना जाति, यादव हैं लाठी मारेंगे, राजपूत हैं ये कटार मारेंगे वो मारेंगे, यही सब में फंसे हुए हैं। दूसरा एजुकेशन में कुछ मतलब ही नहीं है, समझ में आ रहा है? बाकी सब भाड़ में गया। तो थोड़ा इनसे उठिए, इनसे उठिएगा तो फायदा होगा। दूसरा है एक एक्वर्थ कमिटी है, बहुत अच्छी बात 1920-21 में ही बोला था, उसका भी बाद में लोगों को फॉलो करना पड़ा। पहला है कि सर कमिटी रिकमेंड सेपरेट रेलवे बजट, दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसी कमिटी ने बोला था, नाम लिख लेना, एक्वर्थ कमिटी ने, कि रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कि आखिर बाद में खत्म हो गया। बाद में नीति आयोग के जो कमिटी में मेंबर बने विवेक देबरॉय, इन्होंने कुछ बोला कि भैया इसको खत्म करो और खत्म करके इनको मिलाओ एक साथ। तो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं लगाया, सीधा कोalition गवर्नमेंट थी। रेलवे बजट वाज यूज्ड फॉर पॉपुलिज्म। काम कब आ जानते क्या होता था? आपको बताता हूं, हालांकि मैं नहीं चाहता किसी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा मैं पॉलिटिकल पार्टी से अभी हूं। सिंपल सा है, सोचो रेलवे बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और ममता बनर्जी रेलवे बजट में क्या बोल रही हैं कि हम बंगालियों के लिए दाल भात चावल फ्री, दाल भात पावर 24 आवर ये हम देंगे। आप समझ पा रहे हैं? भाई बजट प्रस्तुत कर रहे हो कौन सा? रेलवे बजट। काम की बात तुम कुछ और कर रहे हो। फिर आए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, ये भी रेलवे बजट के नाम पे यादव जी को बोल रहे, यादव लोगों को ये मिलेगा ये मिलेगा। मतलब भाई बजट प्रस्तुत करो रेलवे वाला, और रेलवे छोड़ के बाकी तुम दूसरा बात बोल रहे हो। तो बोला इसको खत्म करो, क्योंकि ये लोग अपने सिर्फ फायदे के लिए काम कर रहे हैं, रेलवे से इनको कुछ मतलब ही नहीं है। रेलवे का घोटाला भी कर दे रहे हैं और राजनीति उसी हिसाब से कर दे। आप मुझे बताओ, आपको मैं यहाँ इन्वाइट किया कि आप आइए और रेलवे के बारे में बोलिए। मेन टॉपिक है आपका रेलवे। आप आए यहाँ पे कह रहे सर गोबर ऐसे बनता है, आप जो बोल रहे हैं ये इससे रेलवे का उससे दूसरों का इससे नहीं है। ये लोग सब वही करते थे, सब कुछ, सब एक नहीं हर कोई। ममता बनर्जी अपना अलग, लालू यादव अपना अलग। आइए देखिए, ब्रिटिश का ड्यूरिंग कोalition गवर्नमेंट रेलवे बजट यूज्ड फॉर पॉपुलिज्म। उसके बाद चीप फेयर्स व्हिच इरोडेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेलवे। गठबंधन सरकारों में लोक लुभाव हुआ, उसके बाद भारी घाटा होना शुरू हो गया। नीचे आओ, अब इस तरीके का मोदी मॉर्ज रेलवे बजट विद द जनरल बजट फ्रॉम 2017। तो 2017 में एक क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछता है कि कब से बजट रेलवे और एक साथ हो गया और इसमें कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे? तो अरुण जेटली थे और 2017 में हुए। दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बारी, तो ये पूछ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा रहता है। दूसरा है प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बजट। तो पहले प्लानिंग कमीशन था, ध्यान से समझना, और प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 साल तक के लिए एक ही बार बजट में, जैसे आपके पास पैसा है आपने बोल दिया 5 साल तक ये काम करेंगे, तो पहले जो प्लानिंग होता था वो 5 साल के लिए होता है कि 1 साल के लिए? 5 साल के लिए। अभी कितना होता है? 1 साल के लिए। तो 5 साल के लिए होता था, वो भी लास्ट उसका जो है 2012 से 17 तक वो भी आया, दिमाग में रखिएगा। तो उसको चलने दिया गया, चलने दिया गया इसलिए कि भाई पहले से बन ही चुका है। तो अब जब नीति आयोग आया, तब नीति आयोग आते आते ही प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। और नीति आयोग मैं कितनी बार बोल चुका हूं, उसके हेड पीएम होते हैं और नीति आयोग में कोई फाइनेंस का कोई आदमी उसको राय नहीं देता, जो है डिस्कशन अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गया तो प्लान और नॉन प्लान अलग से क्या ही दिखाएंगे? समझ में आ रहा है? वो अलग से आता था, एक प्लान बजट है, एक नॉन प्लान बजट है, ये मतलब चलता था ये चोंचला। तो खत्म कर दिया गया, ये पूरा मैं बताने वाला नहीं, और सिंपल दिमाग में रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन खत्म। अब क्या चलता है? नीति आयोग की प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। तो ये प्लान नॉन प्लान का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज, ये बजटिंग, बजट निर्माण की प्रक्रिया, ये मैं बताने वाला हूं नहीं। बजट निर्माण की प्रक्रिया आपको पहले ही बता चुका हूं कि भैया 30 सेकंड फिर भी देना, एक बार पढ़ लो, फिर आगे इसको खत्म कर लेते हैं। 2-3 पेज और है, खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। एक इसमें देखो ट्रेडिशनल, बोल देता नहीं तो आप लोग ऐसे, ट्रेडिशनल बजट दिख रहा है, ट्रेडिशनल को या फिर इसको लाइन आइटम बजटिंग भी बोलते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस बजटिंग, तीसरा है जीरो बेस्ड बजटिंग, यही क्वेश्चन पूछा था। और चौथा है उसके बाद सनसेट बजटिंग। ये बजटिंग के कुछ टाइप्स अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। पहला है ट्रेडिशनल में सिंपल, दिमाग में क्या रखना, जो लाइन लिखा हो कि सिंपली एक आइटम बजट क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर विदाउट मेजरिंग द अंडरलाइंग बेनिफिट और परफॉर्मेंस। सिंपल कितना आया कितना गया यही बस काउंट किया जाता है, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। इसमें जैसे अलॉट रुपीज 10,000 टू बाई ए न्यू बेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दूसरा अलाउ रुपीज 50,000 टू बाई ए न्यू कंप्यूटर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें कितना आया सिंपल, कितना गया वही, इसमें ज्यादा प्रॉफिट का ध्यान नहीं रखते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? बस सिंपल उसी तरीके से जैसे हम अपना करते हैं कि कितना आया कितना गया। आप लोग कोई ऐसा थोड़ी ना करते नहीं हमारा बजट 3.5% से ग्रो कर जाना चाहिए।
ऐसा तो कुछ है नहीं, आपका पैसा कितना है या कितना गया ये दिमाग में रखते हैं। आगे ऐसा लिख रहे हैं नहीं 2.8 तक लाना है आपकी बार, हमारा खुद का जो है वो बजट एस्टिमेट 2.8 तक लेके आना है। अगर इस तरीके का कुछ करते हैं तो आप नमूना किसको आदमी है, आपको कहीं ना कहीं म्यूजियम में जाना चाहिए समझ, ताकि मॉडल बन जाए आप। समझ में आ रहे हैं, मॉडल समझते हैं ना। चलिए आगे नेक्स्ट। अब उसका परफॉर्मेंस बस्टिंग क्या है भाई, मॉडल और मॉडल में फर्क होता है, समझ में आ रहा है ना। मॉडल एक होता है नमूना और एक मॉडल तो अलग होता ही है जिसको आप जानते हैं। तो लॉजिक क्या है देखिए, परफॉर्मेंस बस्टिंग में क्या है, कैलकुलेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके बाद भी हम इसमें देखते हैं कि बेनिफिट और परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। फॉर एग्जांपल रेलवे का हमने कैलकुलेट किया तो क्या अनुमान किया, अनुमान ये किया कि भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है, हमने देखा, हमने सिर्फ उसके इनकमिंग और आउटगोइंग को नहीं मेजर किया। तो जब हम परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ है तब उसको परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। तब इसमें एग्जांपल दिया कि सर ये तो कर लिया लेकिन उसके बाद अभी काम किया। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बता चुका हूं आपको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम कभी कभी बजट जब दिखाते हैं तो उसमें जीरो दिखाते हैं, मैंने बोला ना जीरो कर देते हैं जो भी हुआ, और जीरो कर देगा ऐसा नहीं कि सर वो जो है गवर्नमेंट अपने कहां से पैसा लेके, ऐसा नहीं, वो भी पैसा कहीं बाहर से लेके आती है। बट मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, इसको जरा 1 मिनट पढ़ो, ये जरूरी है कि जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत बार रिपीट कर गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक बार देख लो उसको और सनसेट को, बाकी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, और सब्जी पूरी बटी सो अलग। तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे दही चूड़ा बटता है, ठीक है। कुछ बुझाया तो बुझाया ऐसे बता देते हैं, नहीं बुझाया होगा या बुझाया होगा तो अभी बुझा जाएगा। कभी कभी क्या होता है ध्यान से समझो, जैसे बजट में मैंने बोला था ग्रांट्स दिया जाता है, बताया था ना वोट ऑन अकाउंट, कि भैया पैसा दिया गया अलग, वो वाला जो एक्स्ट्रा दिया जाता था अलग। अब है हर मंत्रालय को डिमांड फॉर ग्रांट दी जाएगी, तुम कितना मांगा है 50,000 ले जा। और मैंने क्या बोला था, राजनीति में कंजूस होना ठीक है कि बेकार है, बेकार है, क्योंकि पैसों ले लिया जाएगा और अगले साल पैसों कम मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो सर अब एजुकेशन मंत्रालय को मान लो, शिक्षा मंत्रालय को पिछले साल मान लो 55 लाख दिया गया फॉर एग्जाम्पल, और इस साल भी 55 लाख ही दिया जाए, तो अपोजिशन पार्टी बोलता है देखिए कैसा पार्टी है, शिक्षा पे खर्चा ही नहीं करता है, पिछले साल भी 50 से 55 किया, इस साल भी वही कर रहा है या उससे कम। इसीलिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट को बिना कुछ मांगे बिना कुछ पूछे कुछ हिस्सा बढ़ा दिया जाता है, जैसे 55 या 60 कर देगा, कि पिछले बार 55 लाख मिला था इस बार 60 ले जाता, इसलिए ताकि अब कोई बोलने नहीं, अब जैसे अपोजिशन पार्टी बोलेगा क्या खर्चा नहीं करता है, क्या बोलेगा गवर्नमेंट, पिछले साल कितना किए थे 25 साल 60, तो फिर खर्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब पे थोड़ा सा थोड़ा बढ़ाई दिया जाता है। जब बहुत घटेगा एजुकेशन पे तो राजनीति वाले अपोजिशन पार्टी आपको घेरते हैं, उस घेरने से बचने के लिए ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित, कोई डिमांड में कुछ नहीं है, बस सिंपल दे दो मामला निपटा दो, ताकि ना कोई बोल पाए ना घेर पाए। कुछ बुझा रहे हैं। अब क्योंकि सर शिक्षा बिहार में एक ऐसा चीज है कि अगर शिक्षा पे कुछ बात बोलोगे ना लोग भड़क जाएंगे, आप कितना भी बोल लीजिए कि हम क्रिकेटर बनेंगे, बिहार में बोल के दिखाइए अपने बाबूजी के सामने, कुछ बाबूजी तो सुन लेंगे अलग बात है, उसके बाद जो क्रिकेट का बल्ला आपके साथ जो खेला वो आप दे देना अंदर फुल टॉस और बाउंड्री के बाहर जो जाएगा, आप समझ पा रहे, उसका अलग हिसाब किताब है। तो आप इतना सही से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप उनको बोलिए जैसे ही अगर फादर को भी बोल दिए कि सर पढ़ाई ले गई कहां से, विराट कोहली को पढ़ लिख के गेल, आप बोल के दिखाइए एक बार, उसके बाद बिहार के पापा का देखिएगा उसके बाद कि क्या है, उसके बाद आपको सिखाएंगे, क्योंकि बिहार में पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बदनसीबी ये है कि पढ़ाई पे खर्च नहीं करना चाहता है लोग, समझे, पढ़ाना है बेटे को आईएएस बनाना है, लेकिन जैसे बोलेगा पापा किताब चाहिए, तो बहुत कम पापा ऐसे हैं जो अपना पीछे रखकर किताब प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत कम फादर है। और इस तरीके का जो पिता या माता है जो अपना शौक साइड करके आपको किताब पहले देता है, उसका लड़का ही आईएएस बनता है या उसकी बेटी ही आईएएस बनती है, ये दिमाग में रखिएगा। जो बाप प्रायोरिटाइज कर भी नहीं रहा और फालतू में उम्मीद पाले हुए कि मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा, नहीं कुछ होगा, किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए आईएएस मैंने बार बार बोला, या तो बहुत गरीब बनता है या बहुत अमीर बनता है, जिसको कुछ पैसे का फर्क ही ना पड़े, और गरीब जिसके पास है ही नहीं, इस तरीके का। उसमें बहुत लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, माँ सेक्रीफाइस करी बाप, और मिडिल क्लास क्या है, कभी मन खुश होगा तो दे देगा, कभी मन बेकार हो गए तू बोतले रह गए तोरा से कुछ ना, इतना खर्चा कर दिया। मिडिल क्लास बार बार बोलता है ना, वो एहसास दिला देगा इतना खर्चा किया तुम पे, क्या किया तुम, ये मिडिल क्लास इसीलिए
गरीब एक कभी बन नहीं सकता है, अमीर कभी बोलता ही नहीं कि हम तुम पे कितना खर्चा किए, इसलिए उसका बेटा टेंशन फ्री रहता है। मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा संकुचित क्यों रहता है? क्योंकि कभी उसका खराब होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बोल देगा तुम पे इतना खर्चा किए तुम कुछ किए नहीं, बेटा चल जाएगा, बेटी चल जाएगी डिप्रेशन में। अब ये जो है मामला हो जाएगा। गरीब के पास कुछ है ही नहीं, गरीब बस वो ये माँ सोच रही है मेरे पास 2 रोटी आ रहा है, तुमको एक देंगे तो खा मस्त पड़े। इसलिए आपसे निवेदन है मिडिल क्लास से निकलिए, नहीं तो आप भी वैसे ही रहिएगा, फिर बेटे को भी सिखाइएगा, कब तक रहिएगा? इस चक्रव्यूह से निकलिए, ये चक्रव्यूह बड़ा डेंजर है। दूसरा है सनसेट। सनसेट मतलब क्या? सूर्यास्त के समय बजट प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें एक लाइन है, देख लीजिए। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है? वंस स्कीम इज लॉन्च इट रन्स परपेचुअली इवन आफ्टर रिजाइन चेंजेस। जैसे कुछ चीजें जो है ऑलरेडी रहता है, जैसे मनरेगा है, मिड डे मील है, चाहे उसका स्कीम खत्म हो जाए चाहे कुछ हो, चलते रहता है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज होता ही नहीं है। मतलब सिंपल सा है क्या कि समय सीमा का बजट, जैसे इन जीरो बेस्ड बजटिंग स्कीम्स आर रिव्यूड एवरी ईयर एंड देन दे मे गेट डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यू। अरे कुछ चीज होता है ना कि हर साल आपसे देखा जाएगा, प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। बट मनरेगा वगैरह में नहीं कर सकते आप, वो चल रहा है अनंत काल तक लगभग चलेगा, जब तक कि वो रुके नहीं। दूसरा, इन सनसेट बजटिंग स्कीम आर अनाउंस्ड विथ डेडलाइन। कुछ बजट होता है, मैंने बताया भी था, लैप्सेबल एंड नॉन लैप्सेबल फंड। उसी तरीके से ये कुछ है, क्या है कि भैया अभी चल रहा है स्कीम, और पहले ही हर स्कीम चलने से पहले बोल दिया जाता है कि गरीब कल्याण योजना 2020 तक चलेगा, बात खत्म, ये डेडलाइन है उसका। और कुछ स्कीम का कोई डेडलाइन नहीं होता, वो चल रहा है। मनरेगा चल रहा है। अब मनरेगा को बहुत तो बोलता है कि मनरेगा को अलग अलग बोलते हैं, महात्मा गांधी नहीं रहेगा। अब ये जो अलग अलग फुल फॉर्म निकाल लेते हैं वो लोग, तो भाई उनको बताना है कि महात्मा गांधी ऐसे भी है नहीं। समझ में आ रहा है? तो क्यों बार बार फुल फॉर्म निकालना है? नेक्स्ट है जेंडर बजट। तो जेंडर बजट पे सिंपल, हाँ जैसे ये बजट भी है, अब इसमें भी क्या है, महिलाओं पे अगर खर्चा नहीं करेंगे तो फिर अपोजिशन पार्टी घेरेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ा ही दिया जाता है। अब जेंडर बजट में फिर सारा कुछ देखेगा डिस्कशन, तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो पहले से अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ा है, कुछ जगहों पे घटा है, और जहां घटता है वहां पे। बीजेपी चूंकि नारी सशक्तिकरण का बात हमेशा करता है, और बीजेपी को एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिक्स में फायदा मिलता है उसके पीछे वुमेन का वोट भी है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जो महिलाएं की वोट जो मिल जाती है उससे बहुत फायदा मिलता है, इसीलिए वो महिलाओं लोग को जानबूझकर फ्रंट पर रख देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है ज्यादातर बना देता है महिलाओं को, ताकि उससे प्रभावित हो जाए। एक एक मुख्यमंत्री दो को मुख्यमंत्री बना देगा। आप समझ पा रहे हैं? तो बीजेपी, मैंने राजनीति में देखो, राजनीति में अगर अच्छा करके राजनीति करना है तो क्या ही बुरा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारा गर्ल्स हॉस्टल है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, उसके बाद वीडियो पेंशन है, ये आप एक बार देख लेना। स्वच्छ भारत, एमजी नरेगा, इस सब पे खर्च अलग अलग दिखाया गया। फिर अलग है ट्राइबल सब प्लान एंड एससी एसटी, तो ट्राइबल के लिए भी अलग आता है योजना, उसके लिए भी पैसा अलग आता है। तो फ्रॉम 70s गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंडिविजुअल मिनिस्ट्री टू earmark फंड फॉर एससी एसटी विद इन देयर ओवरऑल फंड। तो बहुत सारा चीज है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि एससी एसटी को क्यों अब दिया जा रहा है, जब उसका सारा फुलफिल हो चुका है तो क्यों दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन फिर आया कि जब सब कुछ पूरा हो चुका है और खुद वो लोगों को जो आरक्षण जिस बेसिस के लिए मिला, अगर जिस आदमी को 10% लोगों को मिल गया है तो फिर इनको क्यों मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसमें दखलंदाजी की है, क्योंकि पहले ही खुद मैंने बताया था, पॉलिटी में पढ़ाया था तब, एससी एसटी के खुद आदमी लोगों ने बोला कि जब हम लोग खुद परिपक्व हो गए हैं और हमारे पास खुद उतना इनकम आ गया है तो हम फिर क्यों आरक्षण लें? क्यों वो आरक्षण किसी उनको ना मिले जो जनरल में रहकर भी गरीब है? और ये खुद एससी एसटी के लोगों ने ये फाइल किया। तो ये बहुत बेहतर चीज है जो मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ। क्या सुन पा रहे हो? 5 मिनट और रुक जाओ। 11:30 हो गया क्या? रेडी रहना, थोड़ा रेडी रहना। समझ में आ रहा है? आगे देखो नेक्स्ट। आप लोग का 11 के बाद जो है, 11 के बाद आपके चेहरे पे 12 बज जाता है, बट टाइम तो समझ में आ रहा है, 11:30 के बाद आपके चेहरे पे 12 बजने लगता है। भैया जागो। कमाल का बात है, एनर्जी की यहाँ से निकलने के बाद एनर्जी दिखता है, वो चेहरा खिलखिला रहा है, इतना आवाज तेज में आ रहा है, बाप रे, यहाँ से अगर कान फाड़ देगा चंदमारी तक, आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे जब आ रहा है तो मुंह से बकारने निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए भगवान करे आपका कृपा हो। नेक्स्ट है ये ट्राइबल सप्लाई सीएसपी। तो इसमें दिमाग में रखना है कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट एरिया को भी मिलता है, ट्राइबल को भी मिलता है, जैसे ट्राइबल सब प्लान उन लोग को भी मिलता है, अलग अलग मंत्रालय के हिसाब से, देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट आउटकम, हाँ ये लिख लो, कॉपी में लिखो, ये OOF सरकारी योजना में सिर्फ हवाबाजी नहीं, नाप सके ऐसे वास्तविक लक्ष्य और टारगेट रखेंगे। एग्जाम्पल, 5 करोड़ लोगों को कंप्यूटर की तालीम देनी है। तालीम मतलब एजुकेशन, शिक्षा देनी है। तो योजनाओं के लिए उत्पादन परिणाम ढांचा। तो लॉजिक कहने के लिए कुछ आया, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूज में रहता है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी जो है PMKVY, वो न्यूज में आता रहता है। और आपको पता है अलग अलग योजना चलता है, उसमें भी एक बहुत बेहतरीन योजना कंप्यूटर सिखाने का था। वो अलग बात है कि कंप्यूटर के नाम पे कंप्यूटर की जगह पे जाके बोल दिया जाता है कि देखो जो लोग कंप्यूटर सीखे हैं, बहुत किसी को कंप्यूटर अगर डेस्कटॉप दे दिया जाए तो बहुत कोई जल्दी से ऑन भी नहीं कर पाता है। समझ में आया? खाली CPU ऑफ करके छोड़ दो तो उसको पता नहीं चलेगा काहे टिटियाता, केने बोला तो उसको पता नहीं चलेगा, उधर से बोलेगा देखी ना टिटियाता।
अब ऐसे ऐसे बच्चों को सिखाया गया है, उसको कुछ सिखाता ही नहीं है, और सिखा देगा स्टार्ट कर, लेकिन पूछेगा बूटिंग प्रोसेस क्या है तो पता ही नहीं लगेगा उसको। तो लॉजिक यही है कि जैसे एक आदमी नहीं बोला, मैंने एक बार बताया था आपको, गया कंप्यूटर के जॉब के लिए अप्लाई किया था वो, और उसको इंटरव्यू में बोला कि क्या जानते हैं आप कंप्यूटर के बारे में, तो कह रहे हम खोल के कस देते हैं। अब ये जो है इस टाइप का कंप्यूटर सीखा हुआ आदमी बहुत घूम रहा है, आ सकता है, बोला जी जी आपका फाइनल सिलेक्शन है, बाहर जाके आप बैठिए थोड़ा देर, समझ में आ रहा है, और बाहर जाकर वेट भी कर रहा है, ये भी देखो उसका कॉन्फिडेंस, समझ में आ रहा है, बाहर इंतजार किया, अभी तक बुलाया नहीं, शाम हो गया, अब आप सोचिए उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, भगवान जाने, ठीक है। तो बस अब बोला गया कि हवाबाजी नहीं चलेगा, ध्यान समझिए, हवाबाजी नहीं चलेगा, बल्कि अब क्या किया जाएगा कि एजुकेशन जो दिए जाएंगे और सिखाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का एक ये भी चलता है, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, एक फुल फॉर्म याद रखना, पीएमजी दिशा, ये लिख लो, ये इसका फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें कंप्यूटर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। अभी तक बोला गया है कि लगभग कुछ 5 करोड़ लोगों को सिखा दिएगा, पता नहीं ये लोग कहाँ है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी सिखाया गया है, सब बोला गया है। गवर्नमेंट बोलेगी तो सच्ची बोलेगी, झूठ तो नहीं बोलेगी, क्योंकि आजकल लोग को तो देखा ही है कि मोबाइल चलाने ठीक से, हाँ बाहर हो सकता है, सही बात है, बाहर हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात है, इंक्रीज नंबर ऑफ डिजिटल लिटरेट पर्सन रूरल एरिया, तो गरीब लोगों को जो है सीखना बताना है, मतलब तो कंप्यूटर चलाने आए नहीं चले, मोबाइल चलाने सबको आगे है ना। तो गवर्नमेंट हमको लगता है कि मोबाइल का ही डेटा दे देती होगी कि मोबाइल चलाने सबको आता है, तो हो गया, खैर जो भी है भगवान करे और लोग सीखे। कैश वर्सेस एक्रूड बजटिंग, ये नकदी बनाम उपचय बजट, ये जो है बेकार का टॉपिक है, बस दिमाग में रखना कि बहुत लोग जो है, इधर देखो लैप्सेबल फंड इन मार्च रस, बता चुका हूं मैंने बोला था कि हमने सारे बताया था मार्च रस, मार्च में भी देखो वो खूब सारे क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको, खूब ऑफर, ये फलना ठिकाना, क्योंकि सब किसी को डेटा देना पड़ता है 31 मार्च तक, और उसका मामला ये मैं बताने वाला हूं नहीं, लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल दोनों बता चुके हैं, नदी की बात करना, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट थीम पे, और वो थीम है ये वाला, टाइप ऑफ स्कीम्स, ये थोड़ा देख लेना, ये पूछ लेता है प्रभु, लिख लो इसको, स्कीम्स के 2 टाइप लिख लो, क्योंकि जरूरी है ये भी मैं बता चुका हूं आपको, कमाल की बात ये भी है, सब बताइए दिए था, एग्जैक्टली सब बता चुका है आपको, अगर सब बताया हुआ है तो फिर टेंशन क्यों लेना है, आप अगर ध्यान नहीं देंगे, मैं सच बोल रहा हूं ना, मैं आपको वही बोला हूं कि स्पून फीडिंग में बहुत ज्यादा करता हूं, बहुत ज्यादा, उस चक्कर में मुझे लगता है वो मानसिक विकास के लिए आपके ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है, स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब से मैं नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट करने वाला हूं ना, उसके बाद मैं कोई स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, जब नेक्स्ट करूंगा तो उसमें सिंपल मैं मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं किसका दिमाग क्या है। देखो 2 टाइप की स्कीम्स होते हैं, एक होते हैं सेंट्रली, इधर ध्यान से देखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिकॉज ये डिफरेंस पूछा था, मैंने बताया भी है ये आपको। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैंने बोला सेंट्रल सेक्टर स्कीम तब उसको बोलेंगे जब 100% वो सेक्टर यो जो है केंद्र के द्वारा चलाया जाता हो, पूरा का पूरा फंडिंग किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। लेकिन जब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोलते हैं तो उसमें केंद्र 100% नहीं होता, बल्कि राज्य को भी बोल देता है कि तू भी 30% लगा, तू भी 20% लगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इज अ डिफरेंट थिंग और सेंट्रली सेक्टर स्कीम इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और वहां पे लोग सेंट्रल सेक्टर में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस समझ नहीं पाते। कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज दिमाग में रख लीजिएगा। इसके तहत जनरली यूरिया सब्सिडी, पीएलआई, यूरिया सब्सिडी भी मिलता है, पीएलआई, फिर एमपी लैड, पीएम किसान रुपया जो 6000, वो तो इंतजार में अभी होंगे कि आएगा, क्योंकि आने वाला है अभी, यही कुछ किस्त इसमें कटता है, तो 2-2 रुपया आता है, मतलब तो अभी आने वाला होगा, हर दिन मोबाइल चेक होता है कुछ लोगों का। दूसरा उसके बाद इधर है कोर स्कीम के अंदर 2 तरीके का, एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा है कोर स्कीम। जैसे अब इसमें मनरेगा 60,000 में लोगों को 60 करोड़ खर्चा किया जाएगा, फिर इधर पीएम जय, अरे जन आरोग्य योजना 5 लाख तक जो सब कुछ, तो ये सब कोर स्कीम्स के अंदर, पीएम आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, ये सब चीजें। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली, ये आपके लिए रहा, ठीक है जी। 47 मिनिस्ट्री वाइज जो हाईएस्ट एलोकेशन है ये बजट के अंदर आया था। कमाल की बात मैंने क्या बोला था, इंटरिम बजट में भी सेम वही रहा जो पहले का था। तो ये जो डेटा दिया गया है ये सेम वही डेटा है जो डेटा पिछले साल के बजट में था। तो आप इस डेटा को नोट डाउन कर लेंगे, मैं एक पीडीएफ आपको बोला था भेजने के लिए, मैं आज भेज दूंगा, रेडी है वो, भेज दूंगा। इसमें क्या है, डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया था बजट में, अभी जो बजट है उसमें भी सेम डिफेंस को ज्यादा है, बस इसमें 5.9 उस वजह पे 6 कर दिया गया है। दूसरा नंबर पे कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो भी अभी भी दूसरे नंबर पे ही है, बस उसमें थोड़ा सा अमाउंट हल्का 2.7 है तो उसको 2.9 कर दिया गया है। तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे थर्ड पे है, ये अभी भी थर्ड पे ही है 2.50 कुछ करके।
क्या समझ में आ रहा है? ये जो बजट का जो डेटा है, ये डेटा सेम है जो अभी कहे, तो आपका आराम से काम हो। जिससे मैं बोला 2024 का प्रीलिम्स आसान होने वाला है, वेरी इजी। 2024 में अगर जो लोग भरने वाले मन नहीं भी हो ना, वो लोग भर लो। मैं कसम से बता रहा हूँ, तनी सुख 2 महीने एफर्ट मार दोगे ना, हो सकता है काम प्रभु। 2025 का मैं नहीं कह सकता, 2024 का कह सकता हूँ, गारंटी। आराम से इधर उधर कर सकते हो, 2 महीना रगड़ दो। और अभी जब 2 महीना बचा है तो सोचने का है क्या? नहीं, 2 महीना भागने का है, खाली भागो, खाली रिविजन करते रहो, आंख बंद करके भागो। सोचने का काम 2 महीना है ही नहीं, 2 महीना तो बस पढ़ो जी, सोचने का काम बाद में करना। दिमाग इतना रहता तो फिर पहले ना सोच लेते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए जो है अभी सोचिए नहीं, 2 महीना सिर्फ भागिए। वो मजाक में बोला हूँ, लेकिन 2 महीना सिर्फ भागिए। फिर उसके बाद देखिएगा तो मैं, चूंकि टॉप 4 पूछता है कम से कम कि सबसे ज्यादा फंड किसको मिला है, तो पहले में जरा बोलना किसका है, बोल लेना, बगा निकालो। पहला डिफेंस, दूसरा रोड, रोड की रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो रोड याद रखना, तीसरा रेलवे, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये याद रखना। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जैसे पूछ लेता है रूरल डेवलपमेंट, बड़ा हाईलाइट टॉपिक है, ग्रामीण योजना, महिला सशक्तिकरण, मैंने बार बार बोला, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर ये रूरल याद रखना, एग्रीकल्चर वाले को 1.25 कम्युनिकेशन याद रहने, याद है, ये 2 याद रखना, इधर का ये 3 याद रखना, काम हो जाएगा। बाकी उसके बाद जैसे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.78 याद रहे तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरा एक है इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग, दूसरा है रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग आपको पता है, गवर्नमेंट विल पे मनी फॉर परचेज ऑफ इनपुट। गवर्नमेंट आपको पैसा देगी कि आप जो है बीज खरीद लीजिए या कुछ खरीद लीजिए। और दूसरा है रिजल्ट बेस्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट विल डिफाइन रिजल्ट। जैसे आपको डेली 15 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करिएगा तो मिनिमम आपको इतना प्रतिशत जो है ट्रेनिंग और जॉब देना पड़ेगा, फला नहीं। तो एक होता है आउटपुट के बेसिस पे, एक होता है इनपुट के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ऑफिशियल कंट्रैक्टर विल बिल्ड रोड और कॉलेज प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एटसेट्रा। कहने का मतलब है, जब आप कोई चीज इनपुट खरीदने के लिए देते हैं तो उसको इनपुट बेस्ड बोल रहे हैं। जब हम किसी चीज के आउटपुट के बेसिस पे कोई फाइनेंसिंग कर रहे हैं, देन उसको हम बोलते हैं आउटपुट। तो जब भी यूपीएससी आपसे पूछेगा, वो ज्यादातर हमेशा जब भी पूछेगा तो ऑलरेडी ये रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी के समय में जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, उन सारे स्कीम्स का बेहतरीन बात क्या है कि वो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग पे ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब भी यूपीएससी पूछेगा, उसका सबसे बड़ा जो है मेन मोर्चा क्या रहेगा, वो रहेगा। अब मेंस में जब भी कुछ आएगा ना, तो मेंस में ज्यादातर चीजें जो यहाँ पे लिखी गई है मैंने, जैसे देगा मेंस के क्वेश्चंस के पैटर्न, जैसे मोस्टली चैलेंजेस जो है कैसे ब्लैक मनी का कैसे चैलेंजेस है, क्योंकि ब्लैक मनी का चैलेंज दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि घटा है, अगर हम बात बोलें कि विजय मल्ल्या के बाद ये चीज हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज लोग अलग अलग रूप निकाल लेते हैं। तो हमारा ओवरऑल ये रहा पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारा जो है थीम वो है 3A। समझ में आ रहा है? और 3A शुरुआत करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, CRR SLR फिर से पढ़ लीजिएगा। आपको कहने के लिए लगेगा नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन जब इंटरमिक्स करेगा ना, तो वहां पे आप परेशान हो जाइएगा। तो हमने 2D खत्म किया। 2D में क्या ये पढ़ा, तो मैंने डेफिसिट आपको अच्छे से पढ़ाया, बजटिंग के टाइप्स पढ़ाए, रेवेन्यू कैपिटल मैंने पढ़ाया, उसके तहत कुछ कुछ स्कीम छोटे बड़े पढ़े। सो हमारे तरफ से ये 2D जो है ये खत्म है। आपको 2D रिवाइज कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर लिखो जरा। गांव वालों और शहर वालों, नेक्स्ट थीम आपके सामने है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिख रहा है? देखो, अगर बोलोगे तो मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं कि खत्म हो गया, पढ़ लेना, लेकिन मैं करा रहा हूं, इसका मतलब तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद थ्योरेटिकली चीजें हैं। ठीक है ना? हालांकि लास्ट का 2 थीम मैं बोलने वाला हूं कि वो हो चुका है, फिर मैं पूरे स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो आपसे निवेदन है कि पढ़ लीजिएगा। देखो इसमें शब्द देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, काम का चीज है। करेंसी एक्सचेंज जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? जानते ही हैं क्या है, मतलब ऐसा क्या है। तो करेंसी एक्सचेंज आपको पता ही है, डॉलर में लिए तो डॉलर में चुकाना है कि रुपए में चुकाना है कि क्या करना है नहीं करना है। ये बहुत हॉट टॉपिक है अभी इंडिया के लिए, क्योंकि एशिया में एक अलग टाइप का मुहिम चल गया है पूरे एशिया में कि भाई डॉलर को क्यों वैल्यू है इतना, उनका होगा तो होगा, तो हमारा भी वैल्यू, हमारा कोई मतलब, भाई सीधा सा बात है कि तुम्हारा कुत्ता क्या, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, सड़ा कुत्ता टॉमी, वो अलग काम नहीं है भाई। तुम मैं तुम्हारा डॉलर डॉलर रखो। और इस वजह से इसके पीछे कारण है रसिया, क्योंकि रसिया दिमाग लगाया है, क्योंकि रसिया को सैंक्शन ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था, उसको उधर से बहुत सारा पॉलिसी पे रोक लगा दिया ना, सैंक्शन कर रहा है, इसलिए सोचा कि डॉलर रखा अपने लगे। अब सबको बोल रहा है क्या, अपने अपना करेंसी में करो, अपना देखते हैं अपने हिसाब किताब, क्या दिक्कत है। अरे भाई हो ही सकता है, क्या दिक्कत है। रुपया में अगर आप ले रहे हैं रसिया से, उसके में ले रहे हैं, तो आप उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है।
जो वैल्यू है मार्केट का उस हिसाब से आप एक्सचेंज कर लो, बात खत्म। इसमें इतना क्या तकलीफ है? हम खामों का वैल्यू देते रहते हैं डॉलर को। हमारा जो है मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, और बहुत अच्छी चीज है कि मानसिकता चेंज हो रही है। चलिए, तो नेक्स्ट है, बस 5 पेज या 1 पेज देखेंगे फिर खत्म करेंगे। क्लियर है जी? तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? 1 से लेकर 2D तक आ चुके हैं। देखो दनादन ऐसे निकलेगा, पता तक नहीं चलेगा। हालांकि मैं चाहता तो और फास्ट करके निपटा दिया रहता, लेकिन मैं बहुत आराम से गया हूं, सच्ची बता रहा हूं। तो पहला चीज जो थीम बोला हूं, हम लोग मनी, बाटर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, फिएट मनी, लीगल टेंडर, याद है ना सब? M3 = M0 + M1, ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हैं। कासा, FD, RD, अरे पढ़ोगे, ये सारा कुछ पढ़ते हुए हम लोग आगे, बजट से होते हुए फिर CRR, SLR, रेपो रेट, MSF, SDD, ये सब जो मेन थीम बोलता हूं तो दिमाग में चमक जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम बस 1 पेज पढ़कर और फिर उसके बाद कल खत्म करेंगे। क्लियर है जी? तो चूंकि यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात बहुत ज्यादा होगी, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात ज्यादा होगी, इसका मतलब एक शब्द में जो बार बार चिल्ला के बोल रहा था बहुत दिनों से, एक्जिम, जिसका फुल फॉर्म आप बता भी देते, कुछ नहीं बताते, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका बहुत ज्यादा बात होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहला आपके लिए है, सबसे फर्स्ट शब्द का देखो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान में संतुलन। कि पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, संतुलित होकर, ये नहीं कि कुछ भी दे दिए कुछ भी ले लिए। मांगा 10 रुपया, एक आदमी गया बोला झोला कितने का, 10 रुपया, हम 50 रुपया देंगे, देव उकारा ले जाओ। आप समझ में आ रहे हैं भाई? कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो दिखाने के लिए करते हैं। क्योंकि बगल में 5-10 लड़कियां थी, अभी स्टाइल मारने के लिए गया और बोल दिया कि 50 रुपए में दो। अब भाई इंप्रेशन जमाने की लड़कियां बोले कैसा गधा है, आप समझ 10 रुपए की चीज 50 रुपए में ले रहा है, तो इंप्रेशन देखिएगा कभी उल्टा जो भारी पड़ जाता है। इस तरीके का फालतू का इंप्रेशन मत बनाया करिए। बाइक कट में लोहिया कट मारना शुरू करते, गिरेगा, छिला उला जाएगा, उसके बाद समझ में आ रहा है, छिला जाएगा, उसके अंदर इधर हो रहा है ना, कहा कुछ भी ना कुछ ना बोलो, अरे बाप रे कस के लगा, समझ में आ रहा है, सामने उसको कुछ थोड़ी हुआ है, सामने तो एकदम भाई एकदम स्ट्रांग है वो, थोड़ा देर बाद उसको जो होने वाला है सो वही जानेगा। उसका जगह उधर के डिटॉल छिड़क रहा है उधर। तो लॉजिक क्या है, इस तरीके का इंप्रेशन न जमाइए, बिहार में ज्यादा ही चलता है ये कुछ, ठीक है? कंट्रोल में रहिए, मजा आएगा। नेक्स्ट है पिलर 3 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, दिख रहा है? इसका अगर क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो प्रीलिम्स का यहाँ पे आपका डिटेल है थोड़ा बहुत। पहला क्या है, 2017 से अगर एनालिसिस करके देखोगे तो क्वेश्चन इसमें देखो ठीक ठाक मात्रा में, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन इसको ना स्किप नहीं कर सकते इतनी आसानी से। अगर देखोगे ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आ जाएंगे आपके कैप्चर में। अरे कुछ समझ में आ रहा है? और ये लगातार है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में नहीं आया और अचानक से 10 साल बाद आ गया। तो क्या ये थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बोलो आया ना? तो ना ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए दिमाग में रखना। क्लियर है? चलो, तो पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट में एकेडमिक डिस्क्लोजर आते हैं। तो सर जो आजकल वो है किस टाइप के टॉपिक्स जो है, ये सब बहुत सारा है, बीकॉम एमबीए टाइप का पूछने की खुजली बची है मुझे, ये यूपीएससी वाले बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यूपीएससी वाले 2023 में ऐसे ही कुछ ला रहे हैं। तो भैया इन सब के चक्कर में पढ़िएगा मत, सिंपल इतना आंसर में दिमाग में रखिएगा कि हम जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो आप हेडिंग बस डाल लो, सगुन स्टार्ट कर लो, ताकि कल हम इसको कंटिन्यू करें। क्लियर है? ऐसा दिला देते इस बात का कि इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग का तो हो गया, ऐसे भी कुछ करने वाले थोड़ी हैं हम लोग। आपको नहीं, मतलब ये तो नहीं सोचते बोले, इतना जरूर सोचोगे बड़ा पढ़ा वाले भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, समय है, पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम ही बोलते हैं। हाँ, मतलब ये भी मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब बोल दिए सामने से, लेकिन सामने वाला सब ऐसे ही चुप है, और सामने वाला चुप है मतलब क्या, पढ़ाओ तो चाहे नहीं पढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मरने आए मर के जाएंगे, आप समझ पा रहे, यही क्या ही दिक्कत है। चलो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको दिख रहा होंगे 2 टाइप के इकोनॉमी, एक है ओपन और एक है क्लोज। हालांकि आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ये जो आता था ना इकोनॉमिक्स में, एक आता था ओपन मार्केट, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी। तो बस अभी समझने के लिए थोड़ा बहुत है, इंटरनेशनल रिलेशन मैंने कितनी बार पढ़ाया आपको कि कौन सा कंट्री का ओपन इकोनॉमी होता है, कौन सा क्लोज इकोनॉमी। जैसे मैं अलायंस पढ़ा रहा था, अलायंस पढ़ाते समय बोला था कि अलायंस के लिए एक फैक्टर भी है कि एक देश ओपन इकोनॉमी है, दूसरा देश क्लोज इकोनॉमी है, तो अलायंस नहीं होगा। इसलिए जैसे जापान और इंडिया है, तो जापान भी बिलीव करता है कि हमको इंटरनली मतलब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, इंडिया भी बिलीव करता है। तो ओपन इकोनॉमी पहले से पता है आपको, और क्लोज इकोनॉमी पहले से पता है। कमाल की बात है कि रिलेट करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, नहीं रिलेट करिएगा तो डिफिकल्ट होगा। कभी भी यूपीएससी में हर सब्जेक्ट को अलग मत पढ़िएगा। मैं कितनी बार बोला है, जो आदमी सोचेगा कि हमको आज इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर उसके 5 दिन बाद सोचेगा मेरे को आज जो है आर्ट एंड कल्चर खत्म करना है, फिर सोचेगा मेरे को आज ये खत्म करना है, भैया वैसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप रिवीजन जरूर एक सब्जेक्ट का करो, पॉलिटी का रिवीजन करो, लेकिन पॉलिटी से वहां कनेक्ट करो कि पॉलिटी के प्रभाव से इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस तरीके का थोड़ा रिलेशन कनेक्ट करो।
आईआर पढ़ रहे हो तो आईआर में क्लोज इकोनॉमी, वहां मैंने इकोनॉमिक्स में नहीं किया, लेकिन आईआर में आप क्लोज ओपन इकोनॉमी पढ़े हैं, और यूपीएससी के सिलेबस खुद ही इंटीग्रेटेड है, सब मिला हुआ है एक दूसरे से, तो जो पकड़ लिए तो काम हो गया। तो चलो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर कुछ 3 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस है। पहला है आउटपुट मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, लेबर मार्केट है। दिख रहा है क्या? अब ये 3 मार्केट है, इन तीनों मार्केट को आराम से डिस्कशन करेंगे। इधर है क्लोज इकोनॉमी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, कोई एफडीआई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। और एक किम जोंग भाई सीधा कहते हैं कि हमारा अपना अपना है, हम देंगे लेंगे नहीं, कुछ नहीं, हम अपने अंदर जो है प्रोड्यूस करते हैं उतना ही रहेंगे। जैसे चाइना ने एक बार एक बहुत सारा कॉलीफ्लावर या कुछ उगाया और बोला कि पूरा का पूरा किसान यहीं के किसानों के लिए और यहीं के लोगों के लिए, यहीं के लोग खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन इतना ना ज्यादा उग गया कि उसके बाद उसके लिए माथा दर्द हो गया, तो फिर उसको मजबूरन वश एक्सपोर्ट करना पड़ गया। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन किम जोंग बड़ा संतुलित काम करता है, ये समझ में आ रहा है? ये जो है संतुलित काम इसलिए कर लेता है, देखो कटोरा कटवाने के लिए तो प्योर कटोरा चाहिए ना आपको, समझ में आ रहा है? और कटोरा का भी बैलेंस सही होना चाहिए। सीधा कटोरा रखो, गांव में नहीं होता है, अरे गांव में सच में ऐसे कटोरा के काट देता है भाई, वो कहने की बात अलग होती है, कटोरा कट बनाना ही पड़ता, कटोरा को उड़ा दो, मामला एकदम बराबर हो गया, इसमें कोई टेंशन क्या है। आजकल लोग पैसा दे के फिर कटोरा कट करवाते हैं। गांव में जाओ यार, फ्री में काटेगा आपका, अरे हजार लोग ज्यादा पैसा थोड़ी लेता है, गांव में कहाँ लेता है, 10 रुपए में तो बम हो जाएगा। यहीं पे आप यहाँ 100 रुपया, 150 रुपया, 60 रुपया देते हैं, और उसके बावजूद कटोरा कटी कटवाना होता है आपको। अल्टीमेटली वही होता है भाई, अब तो दोनों से गायब है, आप बीच में है तो वही है कट, बस डिफरेंस ये है कि आपने फलना जो है सैलून में यादव, फलना सिंह यादव के सैलून में कटवाया है, तो यही बस डिफरेंस हो जाता है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 2 इकोनॉमी है, क्या? क्लोज और ओपन। इंडिया का इकोनॉमी क्या हो सकता है? ओपन की क्लोज? ओपन इकोनॉमी है। मोस्ट ऑफ द कंट्री ओपन इकोनॉमी को फॉलो करता है, कुछ ही लिमिटेड कंट्री हैं जो क्लोज इकोनॉमी को करेंगे फॉलो, बाकी उसमें अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, बाकी इसके अलावा कल कंपनी करते हैं, ठीक है? चलिए एक इसमें जरा देखिए, इस वाले 30 सेकंड में चाहता हूं देखो थोड़े कुछ याद आ रहा है कि नहीं। ये वाला देखो तो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जरा इस डायग्राम को देखो, कुछ कुछ चीजें दिमाग में आएंगी आपको। तो क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कुछ असर पड़ता है क्या? बहुत असर पड़ता है। कुछ कैसे असर पड़ेगा? मतलब बहुत असर पड़ता है ना? कि आप अगर खाली सब कुछ अगर बाहर से ही मंगा रहे हैं तो आपका देश तो ऐसे ही बर्बाद होना चाहिए। तो बस इसको देख लीजिए एक बार, बहुत आसान है ये। पेज नंबर लिख लीजिए थोड़ा, 473 से लेकर 508 तक, 508, ज्यादा पेज नहीं है, 27 पेज है समथिंग होगा, ठीक है? पढ़ लीजिएगा 473 से लेकर 508 तक, इस टॉपिक को रीड कर ही लीजिएगा। मैं पढ़ाऊं तो भी, नहीं पढ़ाऊं तो भी, क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए।